अब सेक्शन 3 से स्टार्ट करेंगे। सेक्शन 2 डेफिनेशन था, वो हो गया। तो सेक्शन 3 में अलग अलग चीज़ें हैं जो अलग अलग सेक्शन को लिया गया। आईपीसी का अंदर वो अलग अलग सेक्शन था। अब सेक्शन 3 का सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3, 4, 5, 6 इस तरीके से करके दे दिया ना। आईपीसी में जो सेक्शन 6, 7, ठीक है ना, सेक्शन 32, 34, 35, 36 इस तरीके से सेक्शन है। तो उन सबको एक ही सेक्शन में ले लिया गया है क्योंकि वो सब सेक्शन में एक्सप्लेनेशन ही था, ठीक है। तो वो देखेंगे, उसमें कुछ सबसेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन समझने के लिए पढ़ना पड़ेगा, हमें ऊपर ऊपर देखना है। जैसा सबसेक्शन 1 है, इसमें क्या बात करना है, थ्रू आउट दिस संहिता एवरी डेफिनेशन, मतलब इस संहिता का अंदर, मतलब बीएनएस का अंदर एवरी डेफिनेशन ऑफ एन ऑफेंस, ऑफेंस का जो डेफिनेशन है या जो भी पैनल प्रोविजन है, जितना सेक्शंस है, या एवरी इलस्ट्रेशन ऑफ एवरी सच डेफिनेशन ऑन पैनल प्रोविजन का जो भी इलस्ट्रेशन है या डेफिनेशन का जो भी इलस्ट्रेशन है शैल बी अंडरस्टूड। उसको कैसा समझेंगे, सब्जेक्ट टू दी एक्सेप्शन कंटेन इन जनरल एक्सेप्शन। एक चैप्टर है जनरल एक्सेप्शन, जो चैप्टर 3 है, ठीक है ना। तो हमें जो भी पैनल प्रोविजन समझना है, डेफिनेशन समझना है या किसी भी इलस्ट्रेशन समझना है, तो वो हमें सब्जेक्ट टू दी एक्सेप्शन जो है, जनरल एक्सेप्शन को साथ में समझना है। लेकिन वो जनरल एक्सेप्शन दो, दिस एक्सेप्शन आर नॉट रिपीटेड इन सच डेफिनेशन, पैनल प्रोविजन या इलस्ट्रेशन। वो जनरल एक्सेप्शन जो चैप्टर है ना, उसमें अलग अलग सेक्शन है। जैसा फॉर एग्जांपल चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 7 ईयर्स है, वो लाइबिलिटी नहीं होता है, या अनसाउंड पर्सन है, इंटॉक्सिकेटेड पर्सन है, या प्राइवेसी है, इस तरीके से चीज़ें हैं ना जहाँ पे लाइबिलिटी नहीं होता किसी पर्सन का अंदर। जनरल एक्सेप्शन में वही चीज़ें हैं जहाँ पे लाइबिलिटी नहीं होता। लेकिन उसमें बहुत सेक्शन है, तो हर सेक्शन को नीचे लिखना इम्पॉसिबल है, एवरी प्रोविजन का नीचे या एवरी रजिस्ट्रेशन का नीचे, तो वहाँ पे लिखना पॉसिबल नहीं है। तो जब भी हमें किसी पैनल प्रोविजन को समझना है या किसी इलस्ट्रेशन को समझना है या किसी डेफिनेशन को समझना है, वो तो क्या है, सब्जेक्ट टू दी एक्सेप्शन ऑफ जनरल एक्सेप्शन जो चैप्टर है, तो हमेशा उसको साथ में लेके हम लोग समझेंगे। ऐसा नहीं है उसमें नहीं लिखा हुआ है इसका मतलब वो एक्सेप्शन में नहीं है, ऐसा नहीं है। उसमें नहीं भी लिखा हुआ है तब भी वो जनरल एक्सेप्शन हमेशा रहेगा उसका साथ ना। तो उस तरीके से समझना है। जैसा यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन दिया हुआ है एक दो ना, जैसे द सेक्शन इन द संहिता व्हिच कंटेन डेफिनेशन ऑफ द ऑफेंस डू नॉट एक्सप्रेस दैट चाइल्ड अंडर द 7 years of age cannot commit, ठीक है। डेफिनेशन 7 years of age cannot commit such offences, but the definition are to be understood subject to the general exception to which provides nothing shall be an offence which is done by child अंडर द 7 years of age। सपोज कोई प्रोविजन है, फॉर एग्जाम्पल मर्डर है, थेफ्ट है, उसमें नहीं लिखा हुआ है चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 7 years है, वो करेगा तो उसका लाइबिलिटी नहीं होगा, इस तरीके से कोई चीज़ नहीं लिखा हुआ है। डायरेक्ट डेफिनेशन दिया, कोई भी पर्सन इस तरीके से एक्ट करेगा तो लाइबिलिटी हो जाएगा। लेकिन जनरल एक्सेप्शन का जो चैप्टर है उसमें लिखा हुआ है अगर बिलो द एज ऑफ 7 years है कोई चाइल्ड है तो उसका कोई लाइबिलिटी नहीं है। तो मर्डर का डेफिनेशन का नीचे तो वो चीज़ नहीं लिखा हुआ है, थेफ्ट का डेफिनेशन का नीचे वो चीज़ नहीं लिखा हुआ है। लेकिन हमको समझना पड़ेगा जो जनरल एक्सेप्शन का जो चैप्टर है उसको साथ में हम लेके चलेंगे। हम मान लेंगे चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 7 years जो है वो ऑफेंस कमिट नहीं कर सकता। इस तरीके से अलग अलग है, ठीक है ना। जैसे मर्डर नहीं हो सकता है कभी कभी, इस तरीके से अगर हमने कोई बंदा फॉर एग्जांपल क्या कर देता है, प्राइवेट डिफेंस में मार देता है किसी को, तो वो मर्डर नहीं होगा। इस तरीके से सिचुएशन है, कुछ कुछ कंडीशन में हम मार भी सकते हैं ना, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, मर्डर नहीं होगा। लेकिन वो मर्डर का डेफिनेशन का नीचे नहीं लिखा हुआ है क्योंकि वो जनरल एक्सेप्शन के चैप्टर में लिखा हुआ है। तो सब्जेक्ट टू दी, हमें उसको सब्जेक्ट टू द कंडीशन ऑफ जनरल एक्सेप्शन का जो भी कंटेंट क्या है ना उसको समझना पड़ेगा साथ में। जो भी प्रोविजन पढ़ेंगे, इलस्ट्रेशन पढ़ेंगे, ठीक है ना, डेफिनेशन पढ़ेंगे, तो साथ में वो चीज़ लेके चलेंगे। तो ये सबसेक्शन 1 का अंदर वही चीज़ बात कर रहे हैं। जस्ट देखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ, ये सबसेक्शन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे सबसेक्शन 2 है, एवरी एक्सप्रेशन व्हिच इज एक्सप्लेन इन एनी पार्ट ऑफ द संहिता इज यूज्ड इन एवरी पार्ट ऑफ द संहिता इन कन्फर्मिटी विद द एक्सप्लेनेशन। अगर कोई एवरी एक्सप्रेशन व्हिच इज एक्सप्लेन इन एनी पार्ट, अगर कोई एक्सप्रेशन है अगर किसी एक पार्ट में एक्सप्लेन किया गया, अदर पार्ट में एक्सप्लेन नहीं किया गया, तो वो दूसरा पार्ट में भी यूज़ हो सकता है, ये कह रहा है सबसेक्शन 2 के अंदर, ठीक है ना। ये भी थोड़ा सा समझने के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसेक्शन 3 भी वैसा ही है, व्हेन एनी प्रॉपर्टी इन पोजीशन ऑफ पर्सन, स्पाउस, क्लार्क और सर्वेंट ऑन अकाउंट ऑफ दैट पर्सन इट इज दैट द पर्सन पोजीशन विद इन द मीनिंग। अगर कोई प्रॉपर्टी है ना, अगर पोजीशन किसका है, और पर्सन स्पाउस, ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल हस्बैंड का प्रॉपर्टी है, वाइफ का पास है, या क्लर्क का पास है, या सर्वेंट का पास है, ऑन अकाउंट दैट ऑफ पर्सन इट इज दैट द पर्सन पोजीशन विद इन द मीनिंग, तो ये माना जाएगा उस पर्सन का ही पोजीशन में। हालांकि उसका एक्चुअल पोजीशन में नहीं है, एक्चुअल पोजीशन उसका वाइफ का पोजीशन में है, एक्चुअल क्लर्क का पोजीशन में है, या सर्वेंट का, लेकिन तब भी माना जाएगा उस पर्सन का ही पोजीशन में है। एक्सप्लेनेशन में एक चीज़ बता रहे, ए पर्सन
employed temporarily or in particular occasion in the capacity of clerk या servant is a clerk or servant within the meaning। अगर कोई क्लर्क या सर्वेंट टेम्पररी भी अपॉइंट है ना, तब भी ये सर्वेंट या क्लर्क का डेफिनेशन का अंदर आ जाएगा। ये चीज़ बता रहा है इस सेक्शन के लिए। सबसेक्शन 4 में आ जाते हैं। इन एवरी पार्ट ऑफ दिस सनीता एक्सेप्ट वेयर ए कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट वर्ड्स व्हिच रिफर टू एन एक्ट्स डन एक्सटेंड ऑल्सो इलीगल ओमिशन। अगर कहीं पे एक्ट्स डन लिखा हुआ है ना, तो क्या ना सब्जेक्ट टू द कहीं पे अगर एक्सेप्शन है अलग बात है। नॉर्मली अगर क्या बात कर रहा है, अगर कहीं पे एक्ट्स डन है इसका मतलब वो इंक्लूड कर रहा है, इलीगल ओमिशन को भी साथ में इंक्लूड कर रहा है। ठीक है ना। वर्ड्स व्हिच रिफर्स टू एक्ट्स डन एक्सटेंडेड ऑल्सो टू इलीगल ओमिशन को भी एक्सटेंड करेगा। तो ये सबसेक्शन 1 2 3 4 जस्ट देख लेना, आपको समझने के लिए चाहिए। अगला जो सबसेक्शन 5 है ना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कॉमन इंटेंशन का बारे में बात करता है। थोड़ा सा उसको पहले देखते हैं, फिर उसको डिटेल्स में समझते हैं विद केस लॉज ना। व्हेन अ क्रिमिनल एक्ट इज डन बाय सेवरल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल, ईच ऑफ सच पर्सन इज लायबल फॉर दैट एक्ट इन द सेम मैनर एज इफ इट वर डन बाय हिम अलोन। इसमें कह रहा है व्हेन अ क्रिमिनल एक्ट, ये पहला चीज क्या होना चाहिए, एक्ट जो है क्रिमिनल एक्ट होना चाहिए। कितने लोग, सेवरल पर्सन। सेवरल पर्सन मीन्स मोर देन 1 पर्सन होना चाहिए, मोर देन 1 पर्सन होना चाहिए। सेवरल मीन्स 2 पर्सन भी हो जाएंगे, सेवरल का डेफिनेशन में आ जाएगा। कितना, कोई सेवरल पर्सन मतलब 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर क्या करते हैं, क्रिमिनल एक्ट करते हैं। और ये कैसा करते हैं, इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, जहाँ पे क्या होना चाहिए, कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल, मतलब जितने लोग इन्वॉल्व है सबका कॉमन इंटेंशन होना चाहिए। अब कॉमन इंटेंशन क्या है वो डिस्कस करेंगे। अगर कॉमन इंटेंशन है, अगर सेवरल पर्सन है मतलब एक से ज़्यादा है, 2 3 4 5 जो भी लोग हैं, अगर वो क्रिमिनल एक्ट करते हैं और सबका कॉमन इंटेंशन है, तो उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, ईच ऑफ सच पर्सन इज लायबल। इसमें जितने लोग इन्वॉल्व है ना, जितने का कॉमन इंटेंशन है, सब पर्सन का लायबिलिटी सेम हो जाएगा फॉर दैट एक्ट इन द सेम मैनर एज इफ वर डन बाय हिम अलोन। ऐसा ही लायबिलिटी हो जाएगा जैसा वो खुद अकेले क्या है। मतलब इस यहाँ पे अगर कॉमन इंटेंशन में इन्वॉल्व है तो लायबिलिटी ऐसा ही हो जाएगा जैसा वो अकेले ही वो ऑफेंस कमिट किया, मतलब लायबिलिटी बराबर होगा यहाँ पे। तो सेवरल पर्सन है। अब हमें जो समझना, सेवरल पर्सन मतलब 2 पर्सन हो जाएगा तो कॉमन इंटेंशन में इन्वॉल्व हो जाएगा। अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ समझना है वो कॉमन इंटेंशन होता क्या है, ठीक है ना, और इसमें केस लॉस का साथ समझेंगे। पहला चीज़ जो है कॉमन इंटेंशन जो है ना, उसका अगर मीनिंग का बारे में बात करता हूँ मैं, तो मीन्स क्या है, प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स है, प्री अरेंज प्लान है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स हो या प्री अरेंज प्लान हो, उसको क्या बोलते हैं, कॉमन इंटेंशन है। इसमें लायबिलिटी जो होता है जॉइंट लायबिलिटी होता है। और इस सेक्शन का अगर मैं एसेंशियल को देखूँ ना, तो क्या क्या चीज़ होना चाहिए। पहला चीज़ देखिए, अगर कमीशन ऑफ सम क्रिमिनल एक्ट होना चाहिए। एक्ट क्या होना चाहिए, क्रिमिनल, कोई सिविल एक्ट नहीं है, कमीशन ऑफ सम क्रिमिनल। और जो भाई मेयर, और वो कितने लोग कर देंगे, यहाँ पे लिखा है सेवरल पर्सन, मतलब मोर देन 1 पर्सन होना चाहिए, ठीक है ना। और इसमें क्या होना चाहिए, इन फर्दरेंस कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल, सबका कॉमन इंटेंशन होना चाहिए। अगर सबका कॉमन इंटेंशन होगा तो क्या हो जाएगा, ईच ऑफ सच पर्सन इज लायबल फॉर दैट एक्ट इन द सेम मैनर एज इफ इट डन बाय हिम। अगर सबका कॉमन इंटेंशन है तो सबका लायबिलिटी इस तरीके से हो जाएगा जैसा खुद एलोन किया, अकेले किया है, जितना लायबिलिटी हो जाता उतना ही लायबिलिटी, बराबर लायबिलिटी हो जाएगा। इसमें और भी कुछ चीज़ें समझना है, जैसा यहाँ पे जो है फिजिकल प्रेजेंस जो है इन ऑल पर्सन एट द सीन ऑफ द क्राइम इज नॉट नीडेड। एवरी केसेस में फिजिकल प्रेजेंस, एक्टिव पार्टिसिपेशन नॉट नेसेसरी। जनरली एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए, लेकिन ऑल केसेस में ज़रूरी नहीं है। आगे केस पढ़ेंगे हम लोग उसके लिए। और एक चीज़ पूछा जाता है जो इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, आपको प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे, कॉमन इंटेंशन। यहाँ पे क्या होना चाहिए, कॉमन इंटेंशन प्रूफ होना चाहिए, बट नॉट ओवर एक्ट इज एट्रीब्यूटेड टू द इंडिविजुअल एक्यूज ना। ओवर एक्ट प्रूफ करना जरूरी नहीं है, कॉमन इंटेंशन प्रूफ करना जरूरी है। सेक्शन जो 3 क्लोज 5 के लिए ना, जो सेक्शन 34 था वो आईपीसी में सेक्शन 34 था। और एक कॉन्सेप्ट है कॉमन ऑब्जेक्ट है, लेकिन वो बाद में पढ़ेंगे, तो उसका साथ बाद में डिफरेंस हम लोग समझेंगे, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट का क्या डिफरेंस है, तो वो सेक्शन 89 सेक्शन 190 में आएंगे, तो उस टाइम पढ़ेंगे। तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, उसका बाद ही दोनों का डिफरेंस समझेंगे। तो कॉमन ऑब्जेक्ट में मैं अभी नहीं जा रहा हूँ, ठीक है ना। और ये वाइकेरियस लायबिलिटी भी होता है, जॉइंट लायबिलिटी हो रहा है। और सेकंड चीज़ क्या है, सेक्शन 34 जो प्रोवाइड करे, ये सिर्फ रूल ऑफ एविडेंस है एंड डज नॉट क्रिएट एनी ऑफेंस। ये सेक्शन 34 जो आईपीसी का है, या सेक्शन 3 क्लोज 5 जो है यहाँ पे बीएनएस का, ये एक क्या है, रूल ऑफ एविडेंस है। ये सेक्शन कोई डायरेक्टली लायबिलिटी नहीं कर रहा है, मतलब अदर सेक्शन का साथ ये लगेगा। जैसा फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ आपको,
ठीक है ना। जहाँ पे कॉमन इंटेंशन क्या है, प्लान होना चाहिए ना, प्री अरेंज प्लान होगा, इस तरीके से चीज़ें होना चाहिए ना। फॉर एग्जांपल ए बी सी ना, इस तरीके से 3 लोग मिलते हैं, मिलके एक प्लान बनाते हैं। फॉर एग्जांपल क्या करना है, डी को मर्डर करना है, ठीक है ना, डी को मर्डर करना है। और ए क्या कर देता है, बी को मारता है, बी पकड़ता है मान लो, ठीक है ना। ए क्या करता है, बी को स्टैप करता है, ए मारता है, बी पकड़ता है उसको, सी वहाँ पे पूरा कार लेके रेडी हो गया, ठीक है ना। भागने वक्त हम क्या करेंगे, ठीक है ना, उसको लेके फिर भागेंगे, उसको मारने के बाद सब अलग अलग काम कर रहा है। ये एक्चुअल में जो काम क्या मारा है, मर्डर किया है, ए नहीं किया है डी को, लेकिन बी उसको हेल्प किया पकड़ने में। डी ने इस तरीके से दूसरे किसी तरीके से हेल्प कर दिया ना, गाड़ी वाड़ी स्टार्ट करके रखा है, भागेंगे वहाँ मारने के बाद। इस तरीके से तीनों लोग इन्वॉल्व हो गए। अब क्या होगा, लायबिलिटी किस तरीके से, ये सेक्शन डायरेक्टली कोई बता नहीं रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा था, तीनों मिलकर मर्डर करने का प्लान किया है ना, तो सेक्शन किस तरीके से लगेगा। जैसा मर्डर के लिए जो सेक्शन 103 है ना, बीएनएस में 103 है, सेक्शन 302 लगता अगर आईपीसी होता, बीएनएस में सेक्शन 103 लगेगा। तो 103 का जो साथ क्या करेंगे, 103 का सबसेक्शन 1 है, 103 सबसेक्शन 3, उसका साथ जो सेक्शन ये लगेगा, सेक्शन 3 क्लोज 5, ये साथ में लगेगा। ये ए का साथ भी लगेगा, यही लगेगा। बी का साथ जब भी चार्ज लगाएंगे तो इस तरीके से लगाएंगे, 103 का लगाएंगे और साथ में क्या लगाएंगे, सबसेक्शन 5 को लगाएंगे। तो ये चीज़ बी का साथ भी लगाएंगे और ये चीज़ सी का साथ भी सेम वही करेंगे, 103 लगाएंगे, साथ में चार्ज जो 103 का सबसेक्शन 1 लगाएंगे। देख लेना आप, जस्ट मैं बोल रहा हूँ वो सुन लेना। प्लस क्या करेंगे, साथ में सेक्शन 3 क्लोज 5 को साथ में लगाएंगे बीएनएस का, ठीक है। तो इस तरीके से चार्ज में लगा, तो ये सेक्शन डायरेक्टली कोई पनिशमेंट का बारे में बात नहीं कर रहा है। इसलिए क्या कहते हैं, इस सेक्शन का जो एक क्वेश्चन आपका प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाता है, सेक्शन 34 जो प्रोवाइड्स क्या कर रहा है, रूल ऑफ एविडेंस है, वो डज नॉट क्रिएट एनी ऑफेंस, वो कोई ऑफेंस क्रिएट नहीं कर रहा है, सिर्फ रूल ऑफ एविडेंस है। मतलब ये चीज़ एविडेंस करना है, ये लोग साथ में काम, कॉमन इंटेंशन था या नहीं था, उस चीज़ को प्रूव करना है। अगर कॉमन इंटेंशन है तो क्या हो जाएगा, सबका लायबिलिटी मर्डर के लिए हो जाएगा, या फिर जितने लोग इन्वॉल्व हैं सबका लायबिलिटी मर्डर के लिए हो जाएगा। तो उस चीज़ को देखने के लिए, ठीक है, कॉमन इंटेंशन चाहिए। आप थोड़ा सा देखें, आप कुछ केसेस हैं इंपॉर्टेंट, जो केस लॉज है इससे रिलेटेड है, वो डिस्कस कर लेते हैं। जो महबूब शाह वर्सेस एम्पायर है ना, 1945 का केस है। इसमें क्या बताता है, जो कोर्ट हेल्ड दैट कॉमन इंटेंशन का मीनिंग बता रहा है, इम्प्लाइज ए प्री अरेंज प्लान, एक पहले प्री अरेंज प्लान होना चाहिए इनका बीच में, प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स होना चाहिए, मीटिंग ऑफ माइंड्स मतलब सब वही चीज़ करना चाहते हैं, या प्रायर कंसल्टेशन होना चाहिए बिटवीन ऑल पर्सन कॉन्स्टिट्यूटिंग द ग्रुप, जितने लोग इन्वॉल्व है सबका क्या होना चाहिए, प्लान होना चाहिए एक साथ में, या प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स होना चाहिए, प्री अरेंज प्लान होना चाहिए, या प्रायर कंसल्टेशन होना चाहिए उनका बीच में। अगर ये चीज़ है तो कॉमन इंटेंशन माना जाएगा उसको। इसके बाद दूसरा जो केस है वीरेंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्पायर है ना, पोस्ट ऑफिस केस का नाम से जाना जाते हैं। महबूब शाह को इंडस रिवर केस का नाम से जाना जाता है, ठीक है ना, वो भी देखना है। कभी कभी प्रीलिम्स में इस तरीके से चीज़ें चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। तो वीरेंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्पायर में क्या करा, द कोर्ट हेल्ड दैट इवन इफ ए पर्सन डज नॉट डू एनीथिंग बट इफ ही हैज कॉमन इंटेंशन ही वाज लायबल, he will be liable. The court said they also serve who only stand and war. तो इस केस में क्या हो जाता है ना, जो वीरेंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्पायर, वो बैंक लूट पोस्ट ऑफिस लूटने जाते हैं, तो एक बंदा जो है वो जाकर लूटता नहीं, वो जाके वहाँ पे चेयर पे बैठ जाता है, देखते रहता है ना। तो जब भी उसका ऊपर चार्ज लगता है, वो कह रहा मेरा तो कॉमन एक्टिव पार्टिसिपेशन है ही नहीं यहाँ पे, मेरा तो ठीक है, मैं बैठा हुआ था, मैं कुछ नहीं कर रहा था। कोर्ट ने कहा भाई अगर कॉमन इंटेंशन है तो आपका लायबिलिटी है, आपने कुछ किया या नहीं किया। तो इफ़ द पर्सन डज नॉट डू एनीथिंग, लेकिन बट इफ़ ही हैज़ कॉमन इंटेंशन, अगर कॉमन इंटेंशन है तो लायबिलिटी बराबर है, क्योंकि सेक्शन बता रहा है, सेक्शन में क्या कर रहा है, कॉमन इंटेंशन है क्रिमिनल एक्ट करने के लिए, अगर कॉमन इंटेंशन है तो आपका लायबिलिटी बराबर है। तो आपने कुछ किया या नहीं किया, लेकिन कॉमन इंटेंशन थे, वहाँ पे आप इन्वॉल्व थे, तो आपका लायबिलिटी बराबर है। आपने कितना किया है वो उससे मतलब नहीं है। दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वार, ठीक है, जो खड़ा होकर देख रहा है वो भी सर्व कर रहा है ना, क्योंकि उनका कॉमन इंटेंशन है। तो थर्ड जो केस है इसमें कहता है ऋषभ पांडे वर्सेस ऋषिदेव पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इसमें सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट कॉमन इंटेंशन कैन बी डेवलप एट द स्पॉट ऑल्सो। ऐसा नहीं है कॉमन इंटेंशन बहुत पहले से होना चाहिए, 2-3 दिन पहले होना पड़ेगा, पहले से ही प्लान, वो एट द स्पॉट भी कॉमन इंटेंशन बना सकते हैं। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द कमीशन ऑफ द ऑफेंस, करते वक्त भी कॉमन इंटेंशन हो जाए तब भी लायबिलिटी हो जाएगा। इसका बाद क्या है, एस एन देसाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे में क्या करा है, फिजिकल प्रेजेंस एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन इज ऑल्सो नेसेसरी इन ऑल केसेस। हर केस में फिजिकल प्रेजेंस होना और एक्टिवली पार्टिसिपेट होना,
ठीक है ना। पैसिव पार्टिसिपेशन भी होगा, फिजिकली डायरेक्टली सामने प्रेजेंस नहीं भी हो तब भी लायबिलिटी हो सकता है, ठीक है। ये कॉमन इंटेंशन है, ठीक है ना। कॉमन इंटेंशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन 3 क्लोज 5 है, तो वो देखना है हमें। इसके बाद अगला सेक्शन जो है सबसेक्शन 6 में आ जाते हैं हम लोग। इसमें क्या है, व्हेनेवर एन एक्ट विच इज क्रिमिनल ओनली, सबसेक्शन 6 को देखिए आप। व्हेनेवर एन एक्ट विच इज क्रिमिनल ओनली बाय रीजन ऑफ बीइंग डन विद अ क्रिमिनल नॉलेज और इंटेंशन इज डन बाय सेवरल पर्सन, ईच ऑफ सच पर्सन हु जॉइन्स in the act with such knowledge or intention is liable for the act in the same manner as if act were done by him alone with that knowledge or intention, ठीक है ना। ये थोड़ा सा कॉमन इंटेंशन से अलग है। ये जो बात कर रहा है ना, ये सिमिलर इंटेंशन के बारे में बात करता है, सिमिलर इंटेंशन है, याद रखना। ये सबसेक्शन 6 जो बात कर रहा है ना, सिमिलर इंटेंशन के बारे में बात कर रहा है। इसमें क्या कहता है, व्हेनेवर एन एक्ट व्हिच इज क्रिमिनल ओनली, क्रिमिनल किस लिए हो रहा है, बाय रीजन ऑफ बीइंग डन बाय विद क्रिमिनल नॉलेज, क्रिमिनल नॉलेज या क्रिमिनल इंटेंशन का वजह से करते हैं, इज डन बाय, और ये कितने लोग कर रहे हैं, सेवरल पर्सन कर रहे हैं, लेकिन उनका बीच में कोई कॉमन इंटेंशन नहीं है। सेवरल पर्सन एक्ट कर लेता है, उनका अलग अलग कॉमन अलग अलग इंटेंशन है, अलग अलग नॉलेज है, ठीक है ना, और सेवरल पर्सन लेकिन इन्वॉल्व हो जाते हैं उस केस में। ईच ऑफ सच पर्सन हु जॉइन्स इन द एक्ट ना, लोग ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन सबका जो लायबिलिटी हो जाएगा ना, वो अपना जो इंटेंशन था या अपना जो नॉलेज था उसके लिए लायबिलिटी हो जाएगा। एक एग्जांपल लेता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल ए जो है, बी जो है, सी है, ठीक है ना। एक पर्सन डी को मारना चाहता है, सबका अलग अलग इंटेंशन। तो एक डी पॉलिटिशियन में ले लेता हूँ, मीटिंग में आता है, ए प्लान करता है उस मीटिंग में जाएंगे, जाके डी को, ठीक है ना, ए प्लान करता है क्या है, डी को जाके थोड़ा सा मारेंगे, ग्रीवियस थप्पड़ पर लगा देंगे, स्लैप कर देंगे, मान लो ग्रीवियस सॉरी सिंपल हार्ट करेंगे। बी का इंटेंशन होता है वहाँ पे जाके, ठीक है ना, बी का इंटेंशन होता है डी को जाके क्या कर देंगे, मान लो थोड़ा एब्यूज करेंगे, तो डिफेम करेंगे सबका सामने, कुछ एब्यूज कर देंगे, डिफेम करेंगे, इस तरीके से कर देंगे। और सी का इंटेंशन जो होता है जाके मर्डर करने का है, डी को मर्डर करने का। तो इसका इंटेंशन हार्ट करने का, इसका इंटेंशन डिफेम करने का है, और इसका इंटेंशन फॉर एग्जाम्पल मर्डर करने का, ठीक है ना। और ये बंदा, लेकिन ये सबका कॉमन इंटेंशन नहीं था, तो वहाँ पे ए जाता है, ए जाके उसको थप्पड़ मार देता है, वहीं पे डी उसको, बी जो है अपना काम करता है, उसको गाली उली देने, एब्यूज करने लगता है, ठीक है ना। और सी जो है क्या कर देता है, उसको गोली चला देता है, मर्डर। अब काम जो है एक ही साथ हो गया है, लेकिन उनका बीच में कोई कॉमन इंटेंशन नहीं था, लेकिन एक ही जगह पे एक ही प्लेस में हो गया है, तो उसको बोलते हैं सिमिलर इंटेंशन। अब लायबिलिटी देखिए कैसा होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे सबका अलग अलग लायबिलिटी होगा। ये बंदा हार्ट के लिए लायबल हो जाएगा, ये बंदा जो डिफेमेशन या अदर जो भी सेक्शन लगा उसके लिए लायबिलिटी हो जाएगा, और ये बंदा जो है अपना मर्डर के लिए लायबिलिटी। तो सिमिलर इंटेंशन में लायबिलिटी अलग अलग होगा, जो जिस इंटेंशन से कर रहा था या जिस नॉलेज से कर रहा था उसका वही लायबिलिटी हो जाएगा, लेकिन कॉमन इंटेंशन अगर होता तो सबका सेम लायबिलिटी हो जाता। तो ये सबसेक्शन 6 जो है सिमिलर इंटेंशन का बारे में बात कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगला जो सेक्शन है तो अगला जो सेक्शन है वो हम लोग देखते हैं, सबसेक्शन 7 है ना, ये क्यों नहीं गया, जो भी हम सबसेक्शन देखेंगे, देखिए व्हेनेवर द कॉजिंग ऑफ सर्टेन इफेक्ट और एन अटेम्प्ट टू कॉज दैट इफेक्ट बाय एन एक्ट, ठीक है ना, बाय एन एक्ट और बाय एन ओमिशन is an offense, it is to be understood that the causing of that effect partly by an act and partly by an omission। यहाँ पे ये चीज याद रखना, effect partly by an act and partly by an omission is same offense ना। अगर पार्टली ऐसा एक्ट आप करते हो ना जो आप पार्टली ओमिशन करते हो, मतलब जहाँ पे आपका ड्यूटी है वो ड्यूटी नहीं कर रहे हो, और पार्टली एक्ट करते हो, और अल्टीमेटली एक ही आपको कंक्लूजन, बट इसका इफेक्ट जो है ना, उसका रिजल्ट जो है वो आप एक ही देना चाह रहे हो, लेकिन आप पूरा एक्ट से नहीं करते हो, आप पार्टली ओमिशन से करते हो और पार्टली एक्ट से करते हो, तो उस सिचुएशन में एक ही ऑफेंस माना जाएगा, एक ही एक्ट माना जाएगा, मतलब इसका लायबिलिटी एक ही ऑफेंस के लिए हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, वो हमें समझ में आ जाएगा। ए इंटेंशनली कॉजेज डेथ, ए का इंटेंशन क्या है, जेड का डेथ करना है, ठीक है ना, और ए कैसा करता है, पार्टली बाय इलीगली ओमिटिंग टू गिव जेड फूड। वो क्या करता है, उसका ड्यूटी था जेड को खाना देना है ना, फूड देना है, लेकिन वो क्या करता है, पार्टली खाना नहीं देता। अगर किसी को खाना नहीं देंगे धीरे धीरे बंदा वीक हो जाएगा ना, हंगर में भी मर सकता है, वीक हो सकता है, बॉडी वीक हो जाता है, तो वो क्या कर देता है, खाना नहीं देता है, इतना खाना नहीं देता, हंगर में मर जाएगा ना। खाना दे दिया, जिस खाना नहीं दे रहा है जिसका वजह से वो क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। ओमिटिंग टू गिव जेड फूड एंड पार्टली बाई, और पार्टली क्या करता है, मारता है। ऐसा भी नहीं मारता है ज़्यादा मारने से, जैसा मारने से मर जाता है ऐसा नहीं मर रहा है,
पार्टली वो मारता है, लेकिन पार्टली धीरे धीरे उसको खाना ना दे के उसका बॉडी वीक कर देता है, और पार्टली मारता है। तो दो चीज़ कर रहा है ना यहाँ पे, एक मार रहा है, एक्ट कर रहा है, और पार्टली क्या कर रहा है, वो ओमिशन कर रहा है जहाँ पे उसका ड्यूटी था फूड देना है अल्टीमेटली। लेकिन एक का इंटेंशन क्या है, डेथ ही करना था, लेकिन डायरेक्टली मार के नहीं कर रहा था, एक्ट करके नहीं कर रहा था, या डायरेक्टली ऐसा नहीं है खाना बंद कर दिया है और हंगर में मर जाए, ऐसा भी नहीं किया। आधा पार्ट क्या किया, ओमिशन से किया है, और आधा पार्ट एक्ट से किया है। तो ए हैज़ कमिटेड मर्डर, यहाँ ए का लायबिलिटी मर्डर का ही होगा। ऐसा नहीं है ए ने सिर्फ एक्ट से करता तभी मर्डर होता, या ओमिशन से करता तभी होता। यहाँ पे पार्टली अगर ओमिशन से हो रहा है और पार्टली एक्ट से भी हो रहा है, लेकिन दोनों चीज़ जाके एक ही रिजल्ट कर रहा है ना, तो उस सिचुएशन में लायबिलिटी उसी चीज़ का ही हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर डेथ करने का था और पार्टली उसने खाना बंद कर दिया, फूड नहीं दे रहा है, और पार्टली जहाँ पर उसका ड्यूटी था, और पार्टली उसने क्या किया है, ठीक है, एक्ट किया है, पार्टली उसको बीट मारा है ना, तो उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, लायबिलिटी मर्डर का ही हो जाएगा। तो वही कह रहा है, व्हेनेवर द कॉजिंग ऑफ सर्टेन इफेक्ट और एन अटेम्प्ट टू कॉज दैट इफेक्ट, अगर सर्टेन इफेक्ट करना है या उसका अटेम्प्ट भी करना है, बाय एन एक्ट और बाय एन ओमिशन, आइदर एक्ट या ओमिशन के साथ मिला के, इट इज टू बी अंडरस्टूड दैट द कॉजिंग ऑफ द इफेक्ट पार्टली बाय एन एक्ट, क्या कर रहा है, पार्टली एक्ट कर रहा है एंड पार्टली ओमिशन कर रहा है, इज द सेम ऑफेंस, वही ऑफेंस, सेम ही ऑफेंस होगा, लायबिलिटी सेम हो जाएगा। तो इस सेक्शन इलस्ट्रेशन देखिए, बीएनएस का अंदर जहाँ पे इलस्ट्रेशन है वो सेक्शन इंपॉर्टेंट है, एक चीज़ याद रख लेना, क्योंकि मेंस में जो जैसा ठीक है ना, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, आसाम में स्पेशली, या अरुणाचल में, या अदर स्टेट में, इलस्ट्रेशन से प्रीलिम्स में जो मेंस में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, 1 मार्क्स का क्वेश्चन दे देगा, ये इलस्ट्रेशन उठा के पूछ लेगा आपको, लायबिलिटी मर्डर का होगा या कुछ होगा। या अदर स्टेट में भी इस तरीके से प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आजकल आने लगा, तो प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन भी क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन में भी ये सब इलस्ट्रेशन उठा के प्रॉब्लम पूछा जा सकता है, प्रीलिम्स में भी आने लगा धीरे धीरे। तो बीएनएस में अगर कहीं पे भी इलस्ट्रेशन हो, वो इलस्ट्रेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगला सेक्शन आ जाता है सबसेक्शन 8 को देखिए आप, व्हेन एन ऑफेंस इज कमिटेड बाय मींस ऑफ सेवरल एक्ट्स, whoever intentionally cooperates in the commission of that offense by doing any one of those acts either singly or jointly with any other commits that offense। इसमें क्या करें, whoever, यहाँ पे cooperate, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो हमें लेना है, इंटेंशनली कोऑपरेट्स, जो बंदा इंटेंशनली कोऑपरेट कर रहा है, पार्टिसिपेट करता है, ठीक है ना। व्हेन ऑफेंस इज कमिटेड बाय मींस ऑफ सेवरल एक्ट, ऐसा नहीं है सिंगल एक्ट से कोई चीज़ किया जा रहा है, जो एक्ट किया जा रहा है ना, ऑफेंस जो कमिट किया जा रहा है वो सिंगल एक्ट से नहीं है, सेवरल एक्ट से किया जा रहा है। और यहाँ पे जो भी लोग whoever intentionally cooperates, जो भी लोग इंटेंशनली वहाँ पे कोऑपरेट्स कर रहा है, पार्टिसिपेशन कर रहा है इन द कमीशन ऑफ दैट ऑफेंस बाय डूइंग एनी वन ऑफ दोज एक्ट्स, ना पूरा एक्ट नहीं कर रहा है, कुछ पार्ट एक्ट कर रहा है, लेकिन वो इंटेंशनली कोऑपरेट्स कर रहा है, जानबूझ के वहाँ पे पार्टिसिपेशन कर रहा है। सेवरल एक्ट से कोई ऑफेंस कमिट किया जा रहा है, सिंगल एक्ट से नहीं है, सेवरल एक्ट मतलब एक से ज़्यादा एक्ट से किसी ऑफेंस कमिट किया जा रहा है, तो वहाँ पे जो भी बंदा इंटेंशनली कोऑपरेट्स करेगा तो उसका भी लायबिलिटी आइदर सिंगली और जॉइंटली, ना बाय डूइंग एनी वन ऑफ दोज एक्ट, आइदर सिंगली या जॉइंटली कर रहा है, मतलब सिंगली ही अपना पार्ट कर रहा है या जॉइंटली मिल के ही कर रहा है, ठीक है ना, लेकिन वो इंटेंशनली कोऑपरेट्स कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है वहाँ पे विथ एनी अदर पर्सन कमिट दैट ऑफेंस, तो वो बंदा भी लायबल हो जाएगा। इलास्ट्रेशन 2-3 लेते हैं, हमें समझ में आ जाएगा। जैसे ए एंड बी एग्री टू जेड मर्डर जेड, ए और बी जो है ना एग्री हो जाते हैं, किसका मर्डर करना है, जेड, बाय सेवरल एंड एट डिफरेंट टाइम्स गिविंग हिम स्मॉल डोजेज ऑफ पॉइजन। ए और बी प्लान करते हैं ना, मान लो ए और बी जो है किसी के घर पे काम करते हैं, तो उसका मॉर्निंग का ड्यूटी है और बी का जो है इवनिंग ड्यूटी है, अलग अलग शिफ्ट है। ए कहता है भाई तू अपना ड्यूटी में उसको पॉइजन दे देना और मैं अपना ड्यूटी में, एक बार में नहीं मारेंगे, पकड़ा जाएंगे तो थोड़ा हल्का हल्का पॉइजन देंगे, कुछ दिन बाद उसका डेथ हो जाएगा, और 2 बंदा अलग अलग टाइमिंग में देंगे तो धीरे धीरे वो मर जाएगा। सपोज इस तरीके से मारना है, तो ए और बी एग्री हो जाते हैं जेड को इस तरीके से मारना है, ठीक है ना। और ए क्या करते हैं, ए एंड बी एडमिनिस्टर द पॉइजन अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट का हिसाब से वो पॉइजन देते हैं विद इंटेंट टू मर्डर जेड, जेड को मर्डर करना है। जेड डाइज फ्रॉम द इफेक्ट्स ऑफ द सेवरल डोजेस ऑफ पॉइजन, तो जेड का डेथ ना सेवरल टाइम पॉइजन, यहाँ पे सिंगल एक्ट से नहीं हो रहा है, जो ऑफेंस हो रहा है वो सेवरल एक्ट से हो रहा है ना, क्योंकि अलग अलग टाइम में पॉइजन दिया गया है, और जिसका वजह से जेड का डेथ हो जाता। अब यहाँ पे लायबिलिटी क्या हो जाएगा, हेयर ए एंड बी इंटेंशनली, इस केस में क्या होता, ए और बी इंटेंशनली कोऑपरेट्स कर रहे थे ना, दोनों इंटेंशनली कोऑपरेट्स कर रहे थे जेड को मारना है इन द कमीशन ऑफ द मर्डर, एंड एस ईच ऑफ देम डज एन एक्ट बाय व्हिच द डेथ, उसको, और दोनों ऐसा ही काम कर रहे थे जहाँ पे उसका डेथ हो जाएगा। तो यहाँ पे उनका क्या हो जाएगा, दे आर बोथ गिल्टी ऑफ द ऑफेंस दो देयर एक्ट्स आर सेपरेट, तो यहाँ पे दोनों लायबिलिटी हो जाएगा, दोनों का मर्डर के लिए लायबल हो जाएगा। दो वो अलग अलग टाइमिंग कर, एक साथ जाके नहीं कर रहे थे, अलग अलग टाइमिंग में कर रहे थे अपना काम, और एक सिंगल एक्ट का वजह से डेथ नहीं हुआ, सेवरल एक्ट का वजह से डेथ हुआ है,
तो उस सिचुएशन में लेकिन दोनों का लायबिलिटी सेम हो जाएगा इस केस में, ठीक है ना। अगला इलस्ट्रेशन उसका और भी देख सकते हो, 2 इलस्ट्रेशन बड़ा इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है। ए और बी जो है ये दोनों इलस्ट्रेशन से क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस बनता है। ए एंड बी आर जॉइंट जेलर्स एंड एज सच हैव द charge of Z, a prisoner, alternatively for 6 hours at a time. A and B intending to cause Z's death knowingly cooperates in the causing of the effect by illegally omitting each during the time of attendance to furnish Z food supplies to them for that purpose. Z dies on hunger. Both A and B are guilty of the murder of Z. अब A और दो जो है, A and B जो है ना जेलर है, ठीक है ना, दोनों प्लान करते हैं Z को मारने का ना, दोनों। एक ए का मॉर्निंग शिफ्ट है और बी का मान लो इवनिंग शिफ्ट है, अलग अलग 6 आवर का टाइमिंग उनका ड्यूटी है। ये अपना जब भी जेलर है तो उसका ड्यूटी है भाई खाना सप्लाई करना है, वो क्या कर देता है, मना कर देता है भाई जेड को खाना मत दो, ठीक है ना, जेड को वो मॉर्निंग का खाना नहीं दिया। अब मान लो इवनिंग का ड्यूटी बी का है, बी जेलर है, उसका इवनिंग शिफ्ट है। अब बी क्या करता था, इवनिंग में भी खाना नहीं देते, तो धीरे धीरे बंदा हंगर का वजह से क्या हो जाता है, बी जेड का डेथ हो जाता है। अब ये दोनों इंटेंशनली कोऑपरेट्स किए थे ना, ए और बी दोनों इंटेंशनली कोऑपरेट्स किए हैं, जेड को मारना है, तो यहाँ पे दोनों का लायबिलिटी मर्डर का ही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर दूसरा एक इलस्ट्रेशन सी को आप देखिए, ए जेलर हैज द चार्ज ऑफ जेड, ए प्रिजनर इंटेंडिंग टू कॉज जेड्स डेथ illegally omits to supply Z with food, in consequence which Z is much reduced as an instant, but the starvation is not sufficient to cause his death. A is dismissed from his office and B succeed him. B without collision and cooperation with A illegally omits to supply Z with food, knowing that he is likely thereby to cause Z's death. Z dies of the hunger. B is guilty of the murder, but A did not cooperate with B. A is guilty only of attempt to commit murder. अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर कोऑपरेशन नहीं है तो लायबिलिटी अलग अलग हो जाएगा। इस केस में क्या होता है, ए एक जेलर है, उसका इंटेंशन था जेड को मारना ही, मर्डर ही करना था, इंटेंशन वही था, ठीक है ना। एक प्रिजनर है, जेड है, उसको मारना है। ए क्या कर देता था, अपना ड्यूटी जब था उसको खाना नहीं दे रहा था, 2-4 दिन ऐसा हुआ मान लो, इसका बाद ए का डिसमिस सस्पेंड हो गया या कुछ डिसमिस हो गया या यहाँ से ट्रांसफ़र हो गया, कुछ भी हो गया इस तरीके से। अब ए का जगह कोई एक दूसरा जेलर आ गया, बी है, और ए और बी का कोई कोऑपरेशन नहीं था, एक दूसरे से डिस्कस भी नहीं किए हैं, इस तरीके से कोई कोऑपरेशन नहीं था। बी आता है, बी भी सेम चीज़ करने लगता है, बी का इंटेंशन क्या है, जेड को मर्डर करना है मान लो। बी आता है, बी आके क्या कर देता है, जेड का खाना बंद कर देता है, लेकिन ए एंड बी का बीच में कोई कोऑपरेशन नहीं था। बी खाना ए ने क्या किया, पहले खाना बंद कर दिया था उसका ना, तो जिसका वजह से क्या हो गया था, डेथ का सिचुएशन में नहीं गया था, बॉडी बहुत वीक हो गया था, ठीक है ना, बहुत स्ट्रेंथ कम हो गया था, बहुत कुछ हो गया था, लेकिन ऐसा कंडीशन में नहीं आया जहाँ पे डेथ हो जाए, ठीक है ना, या डेथ का कंडीशन में अभी लेकिन डेथ नहीं हुआ है, लेकिन इसका बाद बी आ जाता है, बी के साथ कोऑपरेशन है, बी आके सेम काम कर देता है, उसका खाना बंद कर देता है, लेकिन ए एंड बी का बीच में कोई कोऑपरेशन नहीं था। अब इस सिचुएशन में लायबिलिटी देखिए, ए का जो एक्ट था ना, कोऑपरेशन नहीं था, इसका वजह से ए का जो एक्ट था ना वो अटेम्प्ट टू मर्डर था, मरा नहीं ना। मर्डर होने के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, डेथ होना चाहिए, ठीक है ना, लेकिन अगर डेथ के वजह से अगर लेकिन आपने अटेम्प्ट किया है तो अटेम्प्ट टू मर्डर हो सकता है। ए का जो एक्ट है उससे मर्डर नहीं हुआ, लेकिन और 2-4 दिन होता मर्डर हो जाता, इस वजह से ए का जो एक्ट है वो अटेम्प्ट टू मर्डर है। लेकिन बी को पता था बी का एक्ट का वजह से डेथ हुआ है, लेकिन बी और ए का कोऑपरेशन नहीं था, और बी ने जानबूझ के ही स्टार्वेशन उसको खाना बंद कर दिया, बी को पता था डेथ हो जाएगा, और बी ने बंद करने का वजह से बी का एक्ट का वजह से क्या हो गया, उसका डेथ हो गया, तो बी का लायबिलिटी मर्डर हो जाएगा, लेकिन ए का जो लायबिलिटी है वो अटेम्प्ट टू मर्डर हो जाएगा क्योंकि कोऑपरेशन नहीं था, ठीक है। ये समझ में आ गया। ये इलस्ट्रेशन बी और सी आप देख लेना अच्छे से, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो सबसेक्शन 9 है इस सेक्शन का ना, लास्ट है, सबसेक्शन 9 तक है ये सेक्शन, सेक्शन 3 है ना, तो सबसेक्शन 9 भी इंपॉर्टेंट है। इसका जो इलस्ट्रेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको और भी जगह पे आपको मिलेगा। इसमें क्या करा है, वेयर सेवरल पर्सन आर इंगेज्ड और कंसर्न्ड इन द कमीशन ऑफ ए क्रिमिनल एक्ट, ठीक है ना। सेवरल पर्सन मतलब एक से ज़्यादा लोग, सेवरल पर्सन कहीं पे लिखा हुआ है मतलब एक से ज़्यादा लोग हैं, आर इंगेज मतलब 2, 3, 4, 2 से स्टार्ट हो जाता है, आर इंगेज्ड और कंसर्न्ड, ठीक है ना। इंगेज है या कंसर्न है, क्या चीज़ करने के लिए, कमीशन ऑफ ए क्रिमिनल एक्ट, कुछ कमीशन या, ठीक है। यहाँ पे इंगेज है या कंसर्न है, लेकिन यहाँ पे कोऑपरेशन नहीं है या कॉमन इंटेंशन डायरेक्टली वैसा नहीं था। यहाँ पे क्या कर रहा है, कमीशन ऑफ ए क्रिमिनल एक्ट, वहाँ पे इंगेज थे या कंसर्न था। दे मे बी गिल्टी ऑफ डिफरेंट ऑफेंसेस के लिए लायबिलिटी हो सकता है ऐसा सिचुएशन बाई मीन्स ऑफ दैट एक्ट। डिफरेंट ऑफेंस, यहाँ पे अगर 2 लोग ना, सेवरल पर्सन है मतलब एक से ज़्यादा लोग, फॉर एग्जाम्पल 2 लोग हैं, वो किसी जगह पे इन्वॉल्व है किसी ऑफेंस के लिए, दोनों का एंगेजमेंट है या दोनों का कंसर्न है उस ऑफेंस में,
लेकिन लायबिलिटी तब भी अलग अलग हो सकता है, ज़रूरी नहीं है अगर दोनों इंगेज है तो दोनों का सेम लायबिलिटी होगा, अलग अलग लायबिलिटी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल या फिर एक एग्जाम्पल जो दिया हुआ है इससे आपको समझ में आएगा। एटक जेड अंडर एन सर्कमस्टेंसेस ऑफ ग्रेव एंड प्रोवोकेशन दैट हिज किलिंग ऑफ जेड वुड बी ओनली कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। ये जो है ना जेड को अटैक कर रहा था, ऐसा सिचुएशन में था जिस सिचुएशन में अगर ए जेड को मार भी देता ना तो उसका मर्डर के लिए लायबल नहीं होता। क्या चीज़ के लिए? कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर के लिए लायबल हो जाता, क्योंकि यहाँ पे ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन था। फॉर एग्जाम्पल जेड ने यहाँ पे क्या करा, जेड ने ए को प्रोवोक कर दिया था। और ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन हम मर्डर का डेफिनेशन एक्सेप्शन है ना, जहाँ पे ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन अगर है और उसी बंदे को मार देते हैं तो उस सिचुएशन में क्या हो जाता है, मर्डर ना होकर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर हो जाता है। तो ए ऐसा सिचुएशन में था, अगर जेड का मार भी देता जेड को ना तो उसका लायबिलिटी कल्पेबल होमिसाइड होता, मर्डर नहीं होता, ठीक है ना। ऐसा सिचुएशन में ए जेड को मार रहा था। अब बी एक बंदा आया, ठीक है ना, बी ने देखा भाई ये मौका है, चांस है, ए को मैं और थोड़ा चढ़ा देता हूँ, हेल्प कर देता हूँ, ए जिस वजह से जेड को मार देगा ना। बी हैविंग इल विल टुवर्ड जेड, बी का भी जेड का साथ अच्छा नहीं है, एंड इंटेंडिंग टू हिम किल हिम, और बी का इंटेंशन है, बी है इसको किल कर देते हैं, मार देते हैं। एंड नॉट हैविंग बीन सब्जेक्ट टू द प्रोवोकेशन, और बी का कोई बी को प्रोवोक भी नहीं किया जेड ने, तो ठीक है ना, बी को प्रोवोक करता है तभी क्या होता, कल्पेबल होमिसाइड होगा। लेकिन बी ऐसा सिचुएशन में बी को प्रोवोक भी नहीं किया, लेकिन बी ने देखा भाई यहाँ पे मौका है, ठीक है ना, हैविंग विल टुवर्ड, उसका भी जेड का साथ पंगा है, एंड इंटेंडिंग टू गेन, उसका इंटेंशन भी है जेड को मारना है। एंड नॉट हैविंग बीन सब्जेक्ट टू द प्रोवोकेशन, यहाँ पे प्रोवोकेशन नहीं है, उसने क्या कर दिया है, असिस्ट ए इन किलिंग जेड, उसने क्या कर दिया, ए को हेल्प कर दिया जेड को मारने में, असिस्ट क्या कर दिया ए। अब बी आया, बी ने ए को हेल्प किया है जेड को मारते हो। अब यहाँ पे देखिए दो अलग अलग टाइप हो गया यार, दो ए एंड बी आर बोथ इंगेज, यहाँ पे ए और बी जो है दोनों इंगेज थे जेड का डेथ के लिए ना, दोनों का इंगेजमेंट था, लेकिन यहाँ पे लायबिलिटी अलग अलग होगा, क्योंकि ए का जो लायबिलिटी है क्या हो जाएगा, कल्पेबल होमिसाइड है, क्योंकि ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन था ए के अगेंस्ट में, लेकिन बी का अगेंस्ट में ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन नहीं था, तो बी का लायबिलिटी क्या हो जाएगा, मर्डर के लिए हो जाएगा। बी इज गिल्टी ऑफ मर्डर बट ए इज गिल्टी ओनली ऑफ कल्पेबल होमिसाइड, समझ में आया। तो यहाँ पे ए का लायबिलिटी कल्पेबल होमिसाइड हो जाएगा, लेकिन बी का लायबिलिटी मर्डर का हो सकता है। क्यों? क्योंकि ए का अगेंस्ट में प्रोवोकेशन था, लेकिन बी का अगेंस्ट में प्रोवोकेशन नहीं था। तो इंगेज अगर सेम एक्ट में, सेम ऑफेंस में अगर इंगेजमेंट है, क्रिमिनल एक्ट में इंगेजमेंट है, जरूरी नहीं है, ठीक है ना, दोनों का लायबिलिटी सेम होगा, अलग अलग लायबिलिटी हो जाएगा, हमें सर्कमस्टेंसेस देखना पड़ेगा। तो इस सर्कमस्टेंसेस में जो एग्जाम्पल हमने लिया, इस सर्कमस्टेंसेस में क्या हुआ था, ए के अगेंस्ट में प्रोवोकेशन था, इसलिए ए का लायबिलिटी कल्पेबल होमिसाइड है, लेकिन बी के अगेंस्ट में प्रोवोकेशन नहीं था, तो दोनों अगर इंगेज भी थे, लेकिन बी का लायबिलिटी मर्डर का हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। अगला चैप्टर में हम लोग आ जाएंगे जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कुछ सेक्शन, जो सेक्शन 4 है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थोड़ा सा चेंजिंग है यहाँ पे, एक न्यू, ठीक है ना, न्यू टाइप ऑफ पनिशमेंट इन्वॉल्व कर दिया है यहाँ पे, ठीक है ना, इंक्लूड कर दिया गया, कम्युनिटी सर्विस है, उसमें जाएंगे हम लोग क्या है कम्युनिटी सर्विस है। तो पनिशमेंट है, अब देखिए पनिशमेंट क्या होगा, पनिशमेंट टू व्हिच ऑफेंडर्स आर लायबल अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस संहिता, डेथ है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, इम्प्रिजनमेंट फॉर व्हिच टू डिस्क्रिप्शन ना, रिगरस इम्प्रिजनमेंट जहाँ पे हार्ड लेबर होता है, या सिंपल इम्प्रिजनमेंट, दो टाइप का इम्प्रिजनमेंट होता है। ठीक है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ अलग ऑफेंस है और इम्प्रिजनमेंट अलग है, आपको ध्यान रखना है। तो इम्प्रिजनमेंट दो टाइप का होता है, रिगरस होता है और सिंपल इम्प्रिजनमेंट होता है। और इसके बाद फॉरफीचर और प्रॉपर्टी है, जहाँ पे प्रॉपर्टी को सीज कर लिया जाता है, इसके बाद फाइन लगाया जाता है, जैसे कंपनी जैसे फाइन लगा देते हैं, ये भी एक पनिशमेंट है, पनिशमेंट का टाइप है, फॉरफीचर सीज कर लेना प्रॉपर्टी ना, बहुत कम सेक्शन में है ये, लेकिन ये भी क्या है, एक टाइप ऑफ पनिशमेंट है। फाइन लगा देते हैं, बहुत सारे सेक्शंस में है फाइन लगा देते हैं, फाइन सिंगली भी लगाया जा सकता है। सेक्शन 8 को हम लोग देखेंगे अलग अलग तरीके से जो फाइन के बारे में है। तो फाइन में सिंगली भी हो सकता है ये, ठीक है ना, या फाइन में ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, अदर ऑफेंस का इम्प्रिजनमेंट का साथ फाइन लगा दे, डेथ पेनल्टी के साथ फाइन लगा दें, या लाइफ इम्प्रिजनमेंट के साथ भी फाइन लगा सकते हैं, उस तरीके से। और लास्ट में जो है कम्युनिटी सर्विस, उसको देखेंगे, एक एक करके समझते हैं। देखिए यहाँ पे कितने टाइप है, 1 2 3 4 5 6 टाइप ऑफ पनिशमेंट है ना। जो आईपीसी में 5 टाइप ऑफ पनिशमेंट था, जो कम्युनिटी सर्विस नहीं था आईपीसी में, तो ये भी पूछ सकता है ना कितना काइंड्स ऑफ पनिशमेंट बीएनएस का अंदर है। तो 6 टाइप, कितना टाइप का पनिशमेंट दिया हुआ है, 6 टाइप ऑफ पनिशमेंट दिया हुआ, ये भी प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन बनता है। अब इसका ऊपर देखिए, एक तो पनिशमेंट का ऊपर डायरेक्टली पूरा सेक्शन का ऊपर एक मेंस में क्वेश्चन आ जाता है, और कभी कभी शॉर्ट नोट, जैसा डेथ पेनल्टी का ऊपर शॉर्ट नोट आ जाए, या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ का ऊपर डेथ पेनल्टी दे दे या कैपिटल पनिशमेंट लिख दे, उसका ऊपर शॉर्ट नोट आ जाए, या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ में आ जाए,
ठीक है, कम्युनिटी सर्विस है, ये न्यूली ऐड किया गया तो उसका ऊपर भी आ सकता है, फाइन का ऊपर भी आ सकता है। ठीक है, तो उस तरह तो एक एक करके हम लोग समझेंगे। जैसा डेथ पेनल्टी को देखते हैं हम, ठीक है ना। डेथ पेनल्टी देखिए बहुत सारे सेक्शंस पे है, लेकिन ज़रूरी नहीं है डेथ पेनल्टी एवरी केसेस में दिया ही जाएगा। सेक्शंस में अगर है तो दिया ही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना, जैसे मर्डर में है आइदर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और डेथ है। रेप केसेस में कुछ रेप केसेस में क्या है, डेथ है या इम्प्रिजनमेंट। ठीक है ना, डेथ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ या डेथ है, इस तरीके से है। इसके बाद डकैती विथ मर्डर है, वहाँ पे भी लाइफ इम्प्रिजनमेंट डेथ पेनल्टी है। इस तरीके से बहुत सारे सेक्शन, वेजिंग वार अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है ना, वेजिंग वार करते हैं वहाँ पे भी डेथ पेनल्टी है। तो इस तरीके से बहुत सारे सेक्शंस में है डेथ पेनल्टी है। लेकिन डेथ पेनल्टी अगर सेक्शन में है तो कोर्ट का ऐसा नहीं है डिस्क्रिशनरी पावर है उसी केस में ही डेथ पेनल्टी दे दे, ठीक है ना। उसके लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस है जिसको समझना है, हमें बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब है। तो बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में क्या बात करता है, 1980 का केस है। ठीक है, इसमें क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट डेथ सेंटेंस शुड नॉट बी पास एक्सेप्ट इन रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है ये, आपको याद होगा, सबको पता होगा जनरली ये केस लीडिंग केस है। तो इसमें क्या कह रहा है, डेथ सेंटेंस कहाँ पे दे सकते हैं, ओनली रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में दे सकते हैं। ठीक है ना, डेथ सेंटेंस कहाँ पे दे सकते हैं, तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में दे सकते हैं। रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस को एग्जैक्टली डिफाइन नहीं किया गया, लेकिन अलग अलग और भी केसेस है ना, जिसमें माची सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, उस केस को हम लोग देख सकते हैं जहाँ पे कोशिश किया गया रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस को ना डिफाइन करें। उसको डिफाइन नहीं किया गया क्योंकि अलग अलग सिचुएशन आ सकता है, इस वजह से उसको डिफाइन नहीं किया गया। लेकिन जनरली रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस किसको डालेंगे, किस कैटेगरीज का केस को डालेंगे ना, वो डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द कोर्ट होता है। ठीक है ना, उसका मोटिव देखेंगे, नेचर देखेंगे, किस तरीके से ऑफेंस कमिट किया है ना, उस तरीके से चीज़ें, क्रूएल्टी को देखेंगे कितना हार्श टाइप का है। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन है 4 साल का बच्चा का साथ रेप कर लेता है तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में आ जा रहा है। कोई 90 ईयर्स का, नॉर्मली किसी 18-19 ईयर्स का, 20 ईयर्स का कर देते हैं तो नॉर्मली रेयरेस्ट ऑफ रेयर में नहीं है। मर्डर नॉर्मली कर दिया, किसी को गोली चला दिया तो वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर में नहीं आ रहा है। लेकिन अगर किसी को पीस पीस करके काट दिया है, फ्रीज में रख दिया है, जिस तरीके से हुआ था, तो वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है। तो सिचुएशन का ऊपर डिपेंड है, सर्कमस्टेंसेस को देखेंगे, किस तरीके से वो एक्ट किया गया है ना, उसका कितना क्रूएल्टी है, मोटिव क्या था उसका पीछे, कितना हार्श टाइप का था, मैनर किस तरीके से था, वो सब चीज़ देख के डिसाइड करता है कोर्ट कौन सा रेयरेस्ट ऑफ। तो इसमें क्या कर रहा है, ओनली रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में ही डेथ पेनल्टी दे सकते हैं। सेक्शन में अगर डेथ पेनल्टी है तब भी नहीं दे सकते हैं। अगर डेथ पेनल्टी तभी दे सकते हैं अगर वो केस क्या है ना, किस कैटेगरीज में आ रहा है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरीज में आ रहा है, तभी डेथ पेनल्टी हम दे सकते हैं। डेथ पेनल्टी को कैपिटल पनिशमेंट भी बोलते हैं, वो चीज़ ध्यान रखना, तो उसका ऊपर भी शूट नोट बन सकता है। इसके बाद जो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, इसको लेकर बड़ा कन्फ्यूजन होता है। इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ का मीनिंग कभी लोग बोल देते हैं 14 ईयर्स है, कुछ लोग बोल देते हैं 20 ईयर्स है, इसका कुछ नहीं है। इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ का मीनिंग क्या होता है, जब तक डेथ ना हो जाए। ठीक है ना, इस सेक्शन ये केस एक है उसको उसमें डिफाइन किया, देखें गोपाल विनायक गॉडसे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1961 का केस था। सुप्रीम कोर्ट का ही ऑब्जर्वेशन था, ऑब्जर्व बाय द सुप्रीम कोर्ट दैट लाइफ इम्प्रिजनमेंट मीन्स इम्प्रिजनमेंट दैट कंटिन्यूज टिल द लाइफ ऑफ द कन्विक्टेड एंड नथिंग लेस। टिल द लाइफ, जब तक वो मर ना जाए तब भी लाइफ इम्प्रिजनमेंट है ना। तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट, अगर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ का मीनिंग होता है टिल द डेथ ऑफ दैट पर्सन, टिल द नेचुरल डेथ ऑफ दैट पर्सन नो, उसको ये इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ बोलते हैं। ठीक है, तो 14-20 ईयर्स जो भी है ना, वो 14 ईयर्स कम्यूटेशन किया जाता है, इसलिए 14 ईयर्स को लेके ना वो कम्यूट किया जा सकता है, अलग चीज़ है। फ्रैक्शन को 20 ईयर्स कहाँ से आ जाता है, फ्रैक्शन है, आगे सेक्शन में हम लोग देखेंगे। जब लाइफ इम्प्रिजनमेंट को काउंटिंग करना होता है तो 20 ईयर्स पकड़ते हैं वहाँ पे सिचुएशन में, तो अलग चीज़ है। लेकिन लाइफ इम्प्रिजनमेंट का अगर आपको मीनिंग पूछा जाए तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट मीन्स टिल द नेचुरल डेथ ऑफ दैट पर्सन नो, जब तक वो कन्विक्ट का डेथ ना हो जाए तब तक, ठीक है ना, उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट बोलते हैं। तो उसका मीनिंग देखना ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो एमडी मुन्ना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स 2005 में, तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट रिगोरस होगा या सिंपल होगा, नहीं लिखा हुआ है। रिगोरस में क्या होता है, इम्प्रिजनमेंट में जो 2 टाइप का है, रिगोरस और सिंपल है। रिगोरस में विथ हार्ड लेबर होता है, तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट में हार्ड लेबर साथ में होगा या नहीं होगा, तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट वो चीज़ नहीं लिखा। तो एमडी मुन्ना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, इसमें क्या बताया था, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ मीन्स रिगोरस इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ मीन्स रिगोरस ही होता है, उसमें डिफाइन नहीं किया उस तरीके से, कहीं पे नहीं लिखा हुआ है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ मतलब ही होता है रिगोरस इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है। ठीक है, तो ये देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको देखना है। कहीं कहीं पे प्रीलिम्स में, जैसे लास्ट टाइम आसाम में भी आ गया था, इम्प्रिजनमेंट रिगोरस होता है या सिंपल है, इसी में ही क्वेश्चन आ गया था। ठीक है ना, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ मीन्स रिगोरस इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है या सिंपल है या बहुत रिगोरस एंड सिंपल है, इस तरीके से ऑप्शन दे दिया था। तो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ मीन्स रिगोरस इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये 2 केस बड़ा इंपॉर्टेंट था, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ से रिलेटेड है ना, वो देख लेना है। ठीक है, और कम्युनिटी सर्विस जो है ना, कम्युनिटी सर्विस देखिए डिफाइन नहीं किया गया है बीएनएस के अंदर, कहीं पे डिफाइन नहीं किया है, लेकिन कम्युनिटी सर्विस जो है, ठीक है, कम्युनिटी सर्विस को हम लोग थोड़ा सा देख लेते, समझ लेते हैं। कम्युनिटी सर्विस जो है वो सेक्शन 23 का एक्सप्लेनेशन है, बीएनएसएस है जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 है, उसका जो सेक्शन 23 है उसका एक्सप्लेनेशन में बताया गया है। मैं रीड करके सुना देता हूँ। उसमें क्या है, कम्युनिटी सर्विस में क्या कह रहा है, शैल मीन द वर्क व्हिच द कोर्ट में ऑर्डर ए कन्विक्ट टू परफॉर्म एज फॉर्म ऑफ पनिशमेंट दैट बेनिफिट्स द कम्युनिटी। कह रहा है ये एक शैल द वर्क व्हिच द कोर्ट में ऑर्डर, कोर्ट कौन ऑर्डर करेगा, कोर्ट करेगा, किसको, कन्विक्टेड पर्सन को, क्या करने के लिए, टू परफॉर्म एज फॉर्म ऑफ पनिशमेंट, ना कुछ एक्ट परफॉर्म करने के लिए, ना एज ए पनिशमेंट है। और जो क्या करा, दैट बेनिफिट्स द कम्युनिटी, ऐसा कुछ काम दिया जाएगा जो कम्युनिटी का बेनिफिट करे, फॉर व्हिच इट शैल ही शैल नॉट बी इंटाइटल टू एनी रिम्यूनरेशन, और जिसका वजह से कोई रिम्यूनरेशन नहीं मिलेगा। तो कम्युनिटी सर्विस क्या कर रहा है, कम्युनिटी सर्विस ऐसा कर रहा है, कोई सर्विस दे दिया जाएगा, कोई एक टाइप ऑफ पनिशमेंट की है ये, और जहाँ पे कोर्ट का डिस्क्रिशनरी पावर है, कोर्ट आपको कुछ काम दे देगा और जिस काम के लिए आपको कोई रिम्यूनरेशन नहीं मिलेगा, ऐसा काम दिया जाएगा जो कम्युनिटी का बेनिफिट के लिए हो ना। फॉर एग्जांपल आपको कुछ काम दे दिया, 10 आप प्लांटेशन कर दो, कहीं पे 10 लगा दो, ठीक है ना, या हॉस्पिटल में जाके थोड़ा सा इस तरीके से कहीं पे सफाई कर दो, कुछ 10 लोगों को पढ़ा दो, कुछ किसी को खाना खिला दो, इस तरीके से कुछ भी दे सकता है ना, वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा उसका, ठीक है ना। वो पर्सन अगर टीचर है उसको पनिशमेंट देना तो वो पढ़ा देगा, कुछ 10 दिन क्लास ले लो, फ्री क्लास ले लो, आप कुछ भी कर सकता है इस तरीके से, वो डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द कोर्ट है, ठीक है ना। तो कह रहा है उस तरीके से आपको काम कर देगा कुछ फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द कम्युनिटी के लिए, और जिसका वजह से आपको कोई रिम्यूनरेशन नहीं मिलेगा, कोई पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है ना। ये कम्युनिटी सर्विस हो गया, तो उसका ऊपर भी शॉर्ट नोट बन सकता है, तो आप देख लेना। बीएनएस का अंदर डिफाइन नहीं है, लेकिन वो कहाँ पे दिया हुआ है, सेक्शन 23 का एक्सप्लेनेशन में है, बीएनएसएस का सेक्शन 23 का एक्सप्लेनेशन में है, ठीक है ना, वो चीज़ देख लेना। अगला सेक्शन हम लोग आगे बढ़े, जो सेक्शन 5 है ना, ऊपर देख लेते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट, ये कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस है ना, सेंटेंस को कम्यूट कर सकते हैं, ठीक है ना। और कौन कम्यूट करेगा, कंसेंट का ज़रूरत है या नहीं है। कम्यूट मतलब क्या कर देता है, जैसा ये सेक्शन 474 बीएनएसएस में है, जिस तरीके से उस तरीके से करेंगे। तो 474 बीएनएसएस में क्या कहता है, कम्यूटेशन मतलब इस तरीके से होता है, फॉर एग्जाम्पल डेथ पेनाल्टी है तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट उसको क्या कर सकते हैं, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ में कर सकता है। इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ को कोर्ट कुछ इम्प्रिजनमेंट दे दे कुछ साल का, या इम्प्रिजनमेंट अगर 7 ईयर्स हो रहे हो तो उस तरीके से और भी, ठीक है ना, थोड़ा सा इम्प्रिजनमेंट कम कर दें, तो कम्यूटेशन में वो चीज़ होता है, कम कर देना। तो अप्रोप्रिएट कौन करेगा, वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कर सकता है विदाउट, और सेकंड जो लाइन है आपको याद रखना, विदाउट द कंसेंट ऑफ द ऑफेंडर, और अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को यहाँ पे ऑफेंडर का कंसेंट का कोई ज़रूरत नहीं है कम्यूटेशन करने के लिए। कौन करेगा, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट करेगा। अब अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या वो है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकता है या स्टेट गवर्नमेंट हो सकता है ना, ये दोनों हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए कम्युनिटी सर्विस में क्या कर, कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस में क्या दिया, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट विदाउट द कंसेंट ऑफ द ऑफेंडर, कंसेंट जरूरी नहीं है, कम्यूट एनी पनिशमेंट अंडर द संहिता टू एनी अदर पनिशमेंट, ना एक पनिशमेंट को किसी अदर पनिशमेंट में वो कम्यूट कर सकता है। फॉर एग्जांपल मैंने बोला डेथ पेनल्टी को इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ में कर दे, या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ को क्या कर दे, ठीक है ना, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ को आपका अदर इम्प्रिजनमेंट कर दे, इस तरीके से रिगोरियस इम्प्रिजनमेंट को सिंपल इम्प्रिजनमेंट कर दे, कम कर दे उस तरीके से। कमिट एनी पनिशमेंट अंडर द संहिता टू एनी अदर पनिशमेंट इन अकॉर्डेंस विद द सेक्शन 474 बीएनएसएस का हिसाब से, तो वो चीज़ बीएनएसएस में दिया हुआ है, ठीक है ना। और अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मीन्स क्या हो सकता है, इन एनी केस वेयर द सेंटेंस ऑफ डेथ सेंटेंस है, या एनी ऑफेंसेस अगेंस्ट लॉ रिलेटिंग टू द मैटर विद द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एक्सटेंड करता है, तो उस सिचुएशन में अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब क्या हो जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट में, बाकी केस में स्टेट गवर्नमेंट हो जाएगा। इन केसेस वेयर द सेंटेंस वेदर डेथ और नॉट इज एन ऑफेंस अगेंस्ट एनी लॉ रिलेटिंग टू अ मैटर विद द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट एक्सटेंड करता है, तो उस सिचुएशन में अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन हो जाएगा, स्टेट हो जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट हो जाएगा। तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बोले तो सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकता है या स्टेट गवर्नमेंट हो सकता है। अगला सेक्शन हम लोग आगे बढ़ते हैं, फ्रैक्शन है, जिसको लेकर और भी डाउट हो जाता है। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, फ्रैक्शन जैसा हाफ है, ये फ्रैक्शन है, 1/4 है, ये फ्रैक्शन है, किसी चीज़ का इस तरीके से हिसाब करना है। तो अब क्या है, इन कैलकुलेटिंग द फ्रैक्शन ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ शैल बी रिकॉर्ड एज इक्विवेलेंट टू इम्प्रिजनमेंट फॉर 20 ईयर्स, यही 20 ईयर्स का कॉन्सेप्ट आ जाता है, अनलेस अदरवाइज। अगर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ को अगर आपको काउंट करना है ना,
कभी कभी आ जाता है वो काम, काउंट क्यों करना पड़ता है। अब इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ हमने क्या बोला था, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ मीन्स टिल द नेचुरल डेथ ऑफ दैट पर्सन। अब कौन कब मरेगा किसी को नहीं पता है, अगर कोई बंदा है कब मरेगा किसी को नहीं पता है, तो उसको कैसा काउंट करेंगे ना। तो फॉर एग्जांपल अगर किसी को पनिशमेंट देना पड़े हाफ ऑफ द लाइफ इम्प्रिजनमेंट, जैसा अटैम्प्ट अगर हम करते हैं, अगर ऐसा ऑफेंस है जहाँ पे इम्प्रिजनमेंट है, ठीक है ना, लेकिन अटैम्प्ट का सेक्शन में क्या बताता है, अगर लाइफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है तो उस सिचुएशन में हाफ ऑफ द इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, अगर वो ऑफेंस कमिट किया जा रहा है, अटैम्प्ट किया जाता है, तो उसमें क्या हो जाता है, हाफ ऑफ द लाइफ इम्प्रिजनमेंट। अब हाफ ऑफ द लाइफ इम्प्रिजनमेंट कैसा निकालेंगे, ठीक है ना, उसको कैलकुलेट कैसा करेंगे, नहीं पता हमें कब मरेगा वो बंदा। तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ को हम 20 ईयर्स मान लेंगे। इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ को हम मान लेंगे उस सिचुएशन में, जब भी फ्रैक्शन करना है, इस तरीके से हिसाब निकालना होता है, तो उस सिचुएशन में इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ को हम 20 ईयर्स मान लेंगे। तो हाफ ऑफ द इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ क्या हो जाएगा, 10 ईयर्स हो जाएगा। तो उस सिचुएशन के लिए क्या हो जाता है, 20 ईयर्स का कॉन्सेप्ट आया है। समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये ठीक है। इसके बाद अगला सेक्शन में हम लोग बढ़ते हैं, सेक्शन 7 में। सेंटेंस में बी इन सर्टेन केस ऑफ इम्प्रिजनमेंट होली और पार्टली रिगोरियस और सिंपल, ठीक है ना, होली रिगोरियस हो सकता है या होली सिंपल हो सकता है या पार्टली रिगोरियस हो सकता है, पार्टली सिंपल, कोई भी सेंटेंस ऐसा है ना, इसमें ऐसा दिया जा सकता है, ठीक है ना, कुछ पार्ट रिगोरियस हो जाए, कुछ पार्ट सिंपल इम्प्रिजनमेंट कर दे। मतलब रिगोरियस में क्या होता है, हार्ड लेबर होता है, और सिंपल में क्या हो जाता है, हार्ड लेबर नहीं होता है। तो ऐसा सेंटेंस भी दिया जा सकता है, कुछ में रिगोरियस है और कुछ में सिंपल है, या पूरा ही सेंटेंस रिगोरियस कर दे या पूरा ही सेंटेंस सिंपल इम्प्रिजनमेंट कर दे, तो उस तरीके से किया जा सकता है, वही बात कर रहा है। इन एवरी केस इन व्हिच द ऑफेंडर इज पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट व्हिच मे बी आइदर डिस्क्रिप्शन, ठीक है ना, कोई भी आइदर डिस्क्रिप्शन मतलब कोई भी डिस्क्रिप्शन हो, इट शैल बी, ठीक है ना, और कितने दिन का भी हो, मे बी आइदर डिस्क्रिप्शन, इट शैल बी कॉम्पिटेंट द कोर्ट the sentence of the offender direct that sentence that imprisonment shall be wholly rigorous, पूरा ही टर्म रिगोरियस हो सकता है, और दैट सच कोर्ट imprisonment भी wholly सिंपल हो सकता है, ठीक है ना, या पूरा ही टर्म सिंपल हो जाए, या कैसा हो सकता है, एनी पार्ट ऑफ सच imprisonment shall be rigorous, कुछ पार्ट रिगोरियस हुआ और कुछ पार्ट सिंपल हो, इस तरीके से कोर्ट दे सकता है, ठीक है ना, कोर्ट इस तरीके से पनिशमेंट दे सकता है। ये इट शैल बी कॉम्पिटेंट हो, ये कोर्ट कॉम्पिटेंट है इस तरीके से पनिशमेंट देने के लिए, पूरा ही टाइम रिगोरियस दे दे या पूरा ही टाइम सिंपल दे दे, या पूरा पार्टली रिगोरियस पार्टली सिंपल हो जाए, डिपेंड करेगा, अगर सेक्शन में डिस्क्राइब नहीं है, ठीक है ना। जहाँ पे ये आइदर डिस्क्रिप्शन सेक्शन में लिख दिया इधर, लेकिन कुछ कुछ सेक्शन में जहाँ पे पनिशमेंट लिख देता है वो सिंपल इम्प्रिजनमेंट ही होगा, या उस सिचुएशन में लिख देगा, ठीक है ना, रिगोरियस इम्प्रिजनमेंट का, तो वहाँ पे कोर्ट का डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है। लेकिन अगर उस सेक्शन में लिखा हुआ आइदर डिस्क्रिप्शन, तो उस सिचुएशन में कोर्ट का डिस्क्रिशनरी पावर आ जाता है। लेकिन किसी में अगर लिख दिया भाई यहाँ पे सिंपल इम्प्रिजनमेंट होगा, तो कोर्ट रिगोरियस नहीं कर सकता है, ठीक है ना। जहाँ पे आइदर डिस्क्रिप्शन वर्ड यूज किया गया, तो उस सिचुएशन में कोर्ट आइदर रिगोरियस कर दे, आइदर सिंपल कर दे, पूरा पार्ट रिगोरियस कर दे, पूरा पार्ट सिंपल कर दे, या पार्टली रिगोरियस पार्टली सिंपल कर दे। समझ में आ गया होगा। अगला जो सेक्शन है सेक्शन 8 है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ चीज़ें हमें समझना है, अलग अलग चीज़ें हैं इसमें अगर अमाउंट ऑफ फाइन लायबिलिटी इन डिफॉल्ट ऑफ द पेमेंट ऑफ फाइन, ठीक है ना, फाइन का अमाउंट कितना हो सकता है, ठीक है ना, और फाइन का अमाउंट अगर नहीं देंगे, जो फाइन का पैसा अगर नहीं दिया जाएगा, तो उस सिचुएशन में उसका बदले में क्या हो सकता है, इस सेक्शन में वही सब चीज डील कर रहा है, ठीक है ना। उसमें कह रहा है वेयर नो सम इज एक्सप्रेस टू व्हिच फाइन में बी एक्सटेंड, ना कोई सम नहीं मेंशन नहीं है, सेक्शन में नहीं लिखा है कितना फाइन करेंगे, अमाउंट नहीं लिखा हुआ है, तो अमाउंट ऑफ द फाइन क्या हो सकता है, विच इज अनलिमिटेड, अमाउंट ऑफ द फाइन क्या हो सकता है, अनलिमिटेड लिखा है, बट नॉट, देखिए एक्सेसिव, बट नॉट एक्सेसिव, इसका मतलब कह रहा है फाइन का अमाउंट तो अनलिमिटेड है, बताया नहीं कितना होगा, लेकिन एक्सेसिव नहीं होना चाहिए, मतलब रीजनेबल होना चाहिए। अनलिमिटेड मतलब कुछ भी नहीं है, आप 100 करोड़ लगा रहे हैं, 200 करोड़, किसी को 100 करोड़ लगा दिया अपने फाइन, ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन आप पर्सन का कैपेबिलिटी देखेंगे, आप ये सब देखेंगे, केस किस तरीके से वो देखेंगे। तो इसमें कह रहा अनलिमिटेड है, लेकिन वो अनलिमिटेड कैसा है, बट शैल नॉट बी एक्सेसिव, इसका मतलब जो अमाउंट ऑफ द फाइन वो रीजनेबल अमाउंट करना है, ठीक है ना। उसका सब सेक्शन 2 को देखिए, सब 8 का ना, सेक्शन 8 इंपॉर्टेंट है, सब सेक्शन ये फाइन से ही रिलेटेड है। इन एवरी केस ऑफ द ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट एज वेल एज फाइन, देखिए पनिशेबल ऐसा है, इम्प्रिजनमेंट भी है और फाइन भी है, दोनों चीज़ है। इन व्हिच द ऑफेंडर इज सेंटेंस टू फाइन, और जहाँ पे सेंटेंस क्या दिया गया, सिर्फ फाइन दिया गया, ठीक है ना। पनिशेबल इम्प्रिजनमेंट एज वेल एज फाइन था, लेकिन इन व्हिच द ऑफेंडर इज सेंटेंस, तो जहाँ पे सेंटेंस फाइन भी लगा है,
वेदर विथ और विदाउट इम्प्रिजनमेंट, जहाँ पे इम्प्रिजनमेंट साथ था या नहीं था। ऐसा भी हो सकता है साथ में इम्प्रिजनमेंट भी था या साथ में इम्प्रिजन नहीं था, सिर्फ फाइन लगाया गया। लेकिन जो ऑफेंस कमिट किया गया उसमें लाइबिलिटी पनिशमेंट कैसा था, इम्प्रिजनमेंट एज वेल एज फाइन दोनों था। लेकिन कोर्ट ने फाइन का साथ इम्प्रिजनमेंट लगाया या सिर्फ फाइन लगा दिया, इम्प्रिजनमेंट नहीं है। तो उस सिचुएशन में या तो दूसरा सिचुएशन कौन सा बता रहा है, पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट और फाइन, या दूसरा सिचुएशन जहाँ पे पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट है या और फाइन है, इधर इम्प्रिजनमेंट और फाइन और विथ फाइन ओनली, या सिर्फ फाइन ही कर सकते हैं। इन विच द ऑफेंडर इज सेंटेंस्ड, और यहाँ पे ऑफेंडर को क्या किया है, फाइन दिया गया, लगाया गया है। तो उस सिचुएशन में इट शैल बी कॉम्पिटेंट टू कोर्ट, कोर्ट का क्या पावर है, विच सेंटेंस सच ऑफेंडर टू डायरेक्ट दैट एनी सेंटेंस इन डिफॉल्ट ऑफ द पेमेंट ऑफ फाइन, अगर फाइन का अमाउंट नहीं देता, डिफॉल्ट कर देते हैं पेमेंट का फाइन, तो ऑफेंडर शैल क्या सफ़र करेगा, इम्प्रिजनमेंट इन सर्टेन टाइम। ऑफेंडर को अगर वो डिफॉल्ट हो जाता, फाइन का पैसा नहीं देता है, तो उसका वजह से उसका इम्प्रिजनमेंट हो जाएगा कुछ टाइम के लिए। एंड इन व्हिच द इम्प्रिजनमेंट शैल बी इन एक्सेस ऑफ एनी अदर इम्प्रिजनमेंट, और इसमें क्या हो जाएगा, एक्सेस ऑफ एनी अदर इम्प्रिजनमेंट। इसका मतलब सर एग्जाम्पल किसी का ऊपर ऐसा लगा दिया 6 मंथ का इम्प्रिजनमेंट लगा दिया और मान लो 10,000 रुपीज़ का फाइन लगा दिया है, 10,000 रुपीज़ का फाइन लगा दिया साथ में। अब बंदा ये 6 मंथ तो होगा इम्प्रिजनमेंट और ये फाइन नहीं दे रहा ना, तो उसका बदला में जो इम्प्रिजनमेंट होगा तो ये 6 मंथ होगा प्लस फाइन नहीं देने का वजह से जो भी लगेगा, 1 महीना 2 महीना जो भी लगे वो और भी साथ में लग जाएगा, मतलब 6 मंथ का ऊपर भी जाएगा, ठीक है ना। अगर जो वो फाइन लगाया था लेकिन फाइन नहीं देने का वजह से क्या हो रहा है, इम्प्रिजनमेंट हो रहा है, इसलिए कह रहा है एक्सेस ऑफ एनी अदर इम्प्रिजनमेंट, अगर दूसरा इम्प्रिजनमेंट है उसका एक्सेस में तो वो तो होगा, उसके अलावा ये चीज़ प्लस हो जाएगा। एक्सेस ऑफ एनी अदर इम्प्रिजनमेंट व्हिच दे मे बी सेंटेंस और व्हिच मे बी लायबल अंडर द ठीक है ना, कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस, या कम्यूट करके लायबल हो जाए जो भी है। इसके बाद देखिए सबसेक्शन 3 में क्या करा है, द टर्म व्हिच द कोर्ट डायरेक्ट द ऑफेंडर टू बी इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ द पेमेंट ऑफ फाइन शैल नॉट एक्सीड 1/4। द टर्म फॉर व्हिच द कोर्ट डायरेक्ट्स, अगर कोर्ट डायरेक्ट द ऑफेंडर टू बी इम्प्रिजनमेंट किसने मतलब में, इन डिफॉल्ट ऑफ द पेमेंट ऑफ फाइन, फाइन के बदले में अगर इम्प्रिजनमेंट अगर फाइन का बदले में हो रहा है, डिफॉल्ट हो जाएगा, फाइन नहीं देने का वजह से हो रहा है, शैल नॉट कितना नहीं होगा, नॉट एक्सीड 1/4 ऑफ द टर्म व्हिच ही इज मैक्सिमम फिक्स्ड फॉर द ऑफेंस। जो ऑफेंस कमिट किया गया ना उसमें अगर जो भी मैक्सिमम दिया गया ना तो उसका क्या हो जाएगा, 1/4 ही उसको लायबल कर सकते हैं, फाइन अगर नहीं दिया गया है। इफ द ऑफेंस बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट एज वेल एज फाइन, अगर इम्प्रिजनमेंट ऐसा ऑफेंस कमिट किया है जहाँ पे इम्प्रिजनमेंट भी है फाइन भी है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल एक थेफ्ट के लिए लायबल हो जाता है जहाँ पे 3 इयर्स का इम्प्रिजनमेंट है, ऑफेंस में जो पनिशमेंट है वो मैक्सिमम कितना है 3 इयर्स है, प्लस फाइन लगा सकते हो, उसमें लिखा है, ठीक है ना, ये सेक्शन में थेफ्ट का जो सेक्शन है उसमें दिया हुआ है, ठीक है। अब मान लो एक के ऊपर थेफ्ट का लायबिलिटी हो गया, कोर्ट ने क्या कर दिया, एक को 2 इयर्स का पनिशमेंट दे दिया और साथ में लगा दिया भाई 20,000 रुपीज़ का आप फाइन देना है, ₹20,000 इस तरीके से फाइन लगा दिया साथ में, ठीक है। अब एक का तो 2 इयर्स का इम्प्रिजनमेंट होगा, अब एक को 20,000 देना था लेकिन एक 20,000 नहीं दे रहा है, तो अगर डिफॉल्ट कर जाएगा उसका बदले में क्या हो जाएगा, फाइन हो जाएगा। और उस ऑफेंस में थेफ्ट के लिए कितना मैक्सिमम था, 3 इयर्स का पनिशमेंट है, तो इसमें क्या करा, ये 3 ईयर जो है ना मैक्सिमम है उसका 1/4 हो जाएगा, उसका 1/4 क्या डिफॉल्ट का वजह से हो सकता है। जहाँ पे इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन है, इम्प्रिजनमेंट एज वेल एज फाइन है, उस केस में ओनली फाइन होगा तो उसका लिए अलग रूल है, इम्प्रिजनमेंट एज वेल एज फाइन है तो उस सिचुएशन नहीं होगा। अब ये 3 इयर्स का 1/4 कितना हो जाएगा, 9 मंथ, ठीक है ना, 9 मंथ। अब ये बंदा को ना जो 2 इयर्स तो मिला है और ये 20,000 नहीं देने का वजह से ये क्या हो जाएगा, और 9 मंथ का पनिशमेंट हो जाएगा। यहाँ पे लिखा ना एक्सेस ऑफ एनी अदर इम्प्रिजनमेंट, तो ये सेक्शन को एक साथ देखेंगे हम लोग, तो ये 2 इयर्स भी जाएगा और जो मैक्सिमम का 1/4 है ना 9 मंथ और भी हो गया ना, तो 2 इयर्स 9 मंथ हो जाएगा। अगर ये 20,000 रुपीज़ उसने नहीं दिया है, डिफॉल्ट कर दिया, ठीक है ना, फाइन का अमाउंट नहीं दिया तो फाइन के बदले में इम्प्रिजनमेंट होगा, और इम्प्रिजनमेंट कितना होगा, 1/4 होगा। कौन सा केस में, जहाँ पे इम्प्रिजनमेंट एज वेल एज फाइन है तो उस सिचुएशन में 1/4 होगा, लेकिन ओनली फाइन का केस में अलग सिचुएशन है। आगे देखिए, द इम्प्रिजनमेंट व्हिच द कोर्ट इम्पोजेस इन डिफॉल्ट ऑफ द पेमेंट ऑफ फाइन और डिफॉल्ट ऑफ द कम्युनिटी सर्विस मे बी एनी डिस्क्रिप्शन व्हिच द ऑफेंडर माइट हैव बीन सेंटेंस्ड फॉर द ऑफेंस, ठीक है ना। इसमें कह रहा है इम्प्रिजनमेंट व्हिच द कोर्ट इम्पोज डिफॉल्ट ऑफ द पेमेंट ऑफ फाइन, ठीक है ना, पेमेंट ऑफ फाइन का वजह से या कम्युनिटी सर्विस का वजह से, अगर वो कम्युनिटी सर्विस नहीं करता है तो मैं भी किसी डिस्क्रिप्शन के लिए हो सकता है ना, किसी टाइम के लिए, व्हिच द ऑफेंडर माइट हैव बीन सेंटेंस्ड फॉर द ऑफेंस, ऑफेंस के लिए जो भी सेंटेंस हो रहा है उसका किसी डिस्क्रिप्शन में हो सकता है। एनी डिस्क्रिप्शन में मतलब क्या हो सकता है, यहाँ पे जो भी लगाएंगे रिगोरियस भी हो सकता है, सिंपल भी कर सकते हैं, जो भी करना है तो उस सिचुएशन से किया जा सकता है। फाइन का बदला में जो डिफॉल्ट हो रहा है तो उस सिचुएशन में उसको रिगोरियस भी दे सकते हैं, सिंपल पनिशमेंट भी दे सकते हैं।
जहाँ पे फाइन एज वेल एज इम्प्रिजनमेंट एज वेल एज फाइन है। लेकिन आगे देखते हैं जो जिस केस में सिर्फ फाइन है लेकिन इम्प्रिजनमेंट नहीं है, इफ द ऑफेंस इज पनिशेबल विथ फाइन, सिर्फ फाइन है और सिर्फ कम्युनिटी सर्विस एज वेल एज नहीं है, इधर फाइन है या कम्युनिटी सर्विस है, द इम्प्रिजनमेंट द कोर्ट इम्पोज इन डिफॉल्ट ऑफ द पेमेंट ऑफ फाइन, अगर डिफॉल्ट कर जाता है, पेमेंट ऑफ फाइन नहीं देता या डिफॉल्ट ऑफ द कम्युनिटी सर्विस में डिफॉल्ट कर जाता है, तो उस सिचुएशन में जो ना पनिशमेंट होगा, पहला चीज़ वो सिंपल होगा, रिगोरस नहीं हो सकता है। जहाँ पे सिर्फ फाइन है या सिर्फ कम्युनिटी सर्विस है और फाइन में वो क्या कर देता है या कम्युनिटी सर्विस में डिफॉल्ट कर देता है, तो उस सिचुएशन में उसको अगर डिफॉल्ट में इम्प्रिजनमेंट दिया जा रहा है ना, वो इम्प्रिजनमेंट क्या होगा, सिंपल इम्प्रिजनमेंट होगा, रिगोरस इम्प्रिजनमेंट नहीं हो सकता है। और इसका टर्म क्या होगा, 1/4 वाला रूल अप्लाई नहीं होगा। 1/4 कब हो रहा था, जहाँ पे इम्प्रिजनमेंट एज वेल एज फाइन था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ क्या है, यहाँ पे सिर्फ फाइन था या कम्युनिटी सर्विस था, इम्प्रिजनमेंट का बात नहीं है, तो उस सिचुएशन में फाइन का अमाउंट नहीं देता है। तो उस सिचुएशन में पहला चीज है सिंपल इम्प्रिजनमेंट होगा। दूसरा चीज, एंड द टर्म व्हिच द कोर्ट डायरेक्ट द ऑफेंडर टू बी इम्प्रिजन एंड डिफॉल्ट ऑफ द पेमेंट ऑफ फाइन और डिफॉल्ट ऑफ द कम्युनिटी सर्विस शैल नॉट एक्सीड, कितना होगा, देखिए इसमें अलग अलग स्केल दे दिया है। 2 मंथ्स होगा इम्प्रिजनमेंट, डिफॉल्ट का वजह से 2 मंथ्स का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, जहां पे अमाउंट ऑफ द फाइन कितना है, फाइन डज नॉट एक्सीड 5000 रुपीज, जहां पे अमाउंट ऑफ द फाइन जो है मैक्सिमम 5000 रुपीज है, 1 से लेके 5000 रुपीज तक अगर अमाउंट है, तो उस सिचुएशन में फाइन अगर नहीं दिया जाता है तो उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, इम्प्रिजनमेंट मैक्सिमम कितना दिन का हो सकता है, 2 मंथ्स का हो सकता है, अप टू 5000 रुपीज है अगर फाइन का अमाउंट है। अगर वो अमाउंट नहीं देते तो इम्प्रिजनमेंट मैक्सिमम 2 मंथ्स का हो सकता है, 2 मंथ से ज्यादा नहीं हो सकता। कौन सा केस में, जहाँ पे सिर्फ फाइन है या कमी, ठीक है ना, इम्प्रिजनमेंट एज वेल एज फाइन नहीं है, सिर्फ फाइन है, सिंपल होगा। और ये जो 2 मंथ्स का पनिशमेंट होगा सिंपल पनिशमेंट होगा, रिगोरस नहीं हो सकता है। फाइन नहीं दिया है जिसका वजह से डिफॉल्ट में इम्प्रिजनमेंट हो रहा है, तो वो 2 मंथ्स का होगा, ठीक है ना। अगर अप टू 5000 रुपीज है, लेकिन 5000 रुपीज से है, अमाउंट ऑफ द फाइन डज नॉट एक्सीड 10,000 रुपीज, अमाउंट ऑफ द फाइन डज नॉट एक्सीड 10,000 रुपीज, 5000 से ज्यादा है लेकिन 10,000 रुपीज से कम है, तो उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, 4 मंथ्स का हो जाएगा। 5000 से ज्यादा है, ठीक है ना, व्हेन द अमाउंट ऑफ द फाइन डज नॉट एक्सीड 10,000 रुपीज है, तो उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, 5000 रुपीज से ज्यादा है लेकिन अप टू 10,000 रुपीज है, तो 4 मंथ्स का इम्प्रिजनमेंट होगा। अगर डिफॉल्ट में क्या चीज़ का फाइन नहीं देता है, फाइन का डिफॉल्ट में जो इम्प्रिजनमेंट हो रहा है, तो उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, अगर फाइन का अमाउंट 5000 रुपीज से ज्यादा है लेकिन 10,000 रुपीज से कम है, तो उस बीच में अगर है तो उस सिचुएशन में 4 मंथ्स का मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। अगर 10,000 रुपीज से ज्यादा हो जाएगा तो उस सिचुएशन में मैक्सिमम 1 ईयर हो सकता है, ठीक है ना, मैक्सिमम 1 ईयर इन एनी अदर। कैसे, इसको ध्यान में रखना है। देखिए यहाँ पे अमाउंट को चेंज किया, आईपीसी में यहाँ पे 50 रुपीज़ था, यहाँ पे 100 रुपीज़ था, और आईपीसी यहाँ पे 1 ईयर जो है ना वो मैक्सिमम 6 मंथ था, तो ये इस जगह पे पूरा चेंज किया गया है ना, 50 रुपीज़ 100 रुपीज़, और यहाँ पे एनी अदर केस में 6 मंथ था लेकिन इसको 1 ईयर कर दिया है, और यहाँ पे 50 रुपीज़ का जगह 5000 कर दिया, 100 रुपीज़ का जगह 10,000 कर दिया है, ठीक है ना। तो 2 मंथ्स है, 4 मंथ्स है और 1 ईयर है। 10,000 रुपीज़ से ज़्यादा है तो उस सिचुएशन में 1 ईयर तक इम्प्रिजनमेंट हो सकता है डिफॉल्ट ऑफ द फाइन के जगह पे, तो ध्यान रखना सबसेक्शन, ठीक है ना। अब जो है इसको देखिए हम, ठीक है ना, सेक्शन, ठीक है ना, सब सेक्शन 6 है, ठीक है ना, उसी सेक्शन 8 का ही सब सेक्शन 6 है। इसमें क्या करा है, द इम्प्रिजनमेंट व्हिच द इम्पोज इन डिफॉल्ट ऑफ द पेमेंट ऑफ फाइन शैल बी टर्मिनेट whenever that fine either paid or levied by the process of the law, ठीक है ना। इसमें क्या कर रहा है, द इम्प्रिजनमेंट व्हिच द इम्पोज इन डिफॉल्ट ऑफ ना, डिफॉल्ट का वजह से जब क्या हो गया, आपका इम्प्रिजनमेंट हो गया ना, फाइन का अमाउंट नहीं दे जिसका वजह डिफॉल्ट का वजह से इम्प्रिजनमेंट हो गया, लेकिन इम्प्रिजनमेंट होने का बाद भी अगर आप अमाउंट दे देते हैं, ठीक है ना, या लिवेड बाय द प्रोसेस ऑफ द लॉ, लिवेड मीन्स रिकवरी हो जाता है, प्रोसेस ऑफ लॉ का थ्रू अगर रिकवरी हो जाता है, ठीक है ना, लिवेड बाय द प्रोसेस ऑफ द लॉ, जो BNSS में है, फाइन का पैसा किस तरीके से रिकवर कर सकते हैं, अटैच एंड सेल मूवेबल प्रॉपर्टी को या इमूवेबल प्रॉपर्टी को थ्रू दी किसका थ्रू, ठीक है ना, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को थ्रू भी वो क्या किया जा सकता है, रिकवर किया जा सकता है, वो प्रोसेस ऑफ लॉ है, BNSS में देखेंगे हम लोग। तो उस तरीके से अगर रिकवर किया लिया जाता है या बंदा दे देता है ना, तो उस सिचुएशन में फाइन का अगर अमाउंट दे दिया ना तो क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। इन डिफॉल्ट ऑफ द पेमेंट शैल बी टर्मिनेट व्हेनेवर द फाइन आइदर पेड, अगर फाइन का अमाउंट दे देते हैं, इम्प्रिजनमेंट अगर दे भी दिया गया ना डिफॉल्ट का वजह से, लेकिन अगर फाइन का अमाउंट तुरंत जाके दे देता है, ठीक है ना, या लीवर प्रोसेस ऑफ द लॉ का थ्रू उसको रिकवर कर लेते हैं, तो वो टर्मिनेट हो जाएगा, इम्प्रिजनमेंट टर्मिनेट हो जाएगा, लेकिन क्या मतलब, बंदा बाहर आ जाएगा। अब टर्मिनेट किस तरीके से हो सकता है, इफ बिफोर द
एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट फिक्स्ड इन द डिफॉल्ट ऑफ द पेमेंट ऑफ फाइन, सच प्रोपोर्शनली हो सकता है। देखिए आप, प्रोपोर्शन ऑफ द फाइन बी पेड or leave the term of the imprisonment suffered in the default of the payment of fine is not less than the proportional to that part of the fine still unpaid, the imprisonment shall terminate। तो इसमें क्या करा है, फॉर एग्जाम्पल ना कोई बंदा है, कुछ फाइन का अमाउंट जो है यहाँ पे जो हमने पढ़ा है 5,000 रुपीज़, 10,000 रुपीज़, किसका ऊपर फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपीज़ फाइन लगा दिया है, ठीक है ना, 10,000 है, सॉरी यहाँ पे 1 लाख हो गया, 10,000 हम मान लेते हैं। तो 10,000 में हमने क्या पढ़ा था, 4 मंथ्स का, इसका क्या हो जाएगा, 10,000 में 4 मंथ्स का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। अब बंदा 10,000 नहीं दे रहा है, ठीक है ना, 5,000 दे रहा है, तो उस सिचुएशन में प्रोपोर्शनली क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अगर 5,000 दे रहा है ना, तो ये 5,000 10,000 था ना टोटल अमाउंट, तो बंदा ने अगर 50% मान लो दे दिए हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये 4 मंथ्स का जगह 2 मंथ्स इम्प्रिजनमेंट हो जाएगा डिफॉल्ट में। मतलब ये 5,000 दिया, 5,000 नहीं दे पाए, तो 5,000 का जगह पे उसको 2 मंथ्स का क्या, सॉरी 2 मंथ्स का होगा, और ये 2 मंथ्स 5,000 दे दिया ना, तो 2 मंथ्स का इम्प्रिजनमेंट नहीं होगा, 4 मंथ्स नहीं होगा, टोटल 2 मंथ्स का हो जाएगा। इस तरीके से जितना 75% दे दिया तो 75% माइनस हो जाएगा, 25% दिया है तो 25 का माइनस हो जाएगा, जैसे 25% दिया तो 1 महीने का माइनस हो जाएगा, 3 महीने का हो जाएगा, या 75% पैसा दे दिया तो 3 महीना माफ़ हो जाएगा, सिर्फ 1 महीने के लिए वो इम्प्रिजनमेंट में जाएगा। तो उस तरीके से प्रोपोर्शनली जाएगा, ठीक है ना। ये वही जो इलस्ट्रेशन का बारे में बात कर रहा था, उसी में इलस्ट्रेशन वो दिया हुआ है, आप देख लेना। इसके बाद जो सबसेक्शन 7 है, देखिए, द फाइन और एनी पार्ट व्हिच रिमेन्स अनपेड मे बी लिवाइड एट द टाइम ऑफ द 6 ईयर। लेकिन अगर फाइन का अमाउंट नहीं देता है ना, डिफॉल्ट हो जाता है, जो भी रिमेन्स अनपेड अभी तक नहीं पेड किया गया, तो वो कितने दिन का अंदर वो रिकवर किया जा सकता है, जनरली वो 6 ईयर का अंदर। देखिए ये सब प्रीलिम्स के लिए ही आपको देखना है, 6 ईयर्स का अंदर रिकवर आफ्टर द पासिंग ऑफ द सेंटेंस, जिस दिन सेंटेंस पास किया गया है ना, उस दिन से लेके जनरली फाइन का अमाउंट कितने दिन का अंदर प्रोसेस ऑफ लॉ का थ्रू रिकवर कर सकते हैं, 6 ईयर्स का अंदर रिकवर करना है। लेकिन अगर मान लो ऐसा भी हो सकता है ना, पनिशमेंट ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल लाइफ इंप्रिजनमेंट है, या 10 ईयर्स का पनिशमेंट है, 14 ईयर्स, मतलब 6 से ज़्यादा है, 10 ईयर्स, 14 ईयर्स, 20 ईयर्स लाइफ इंप्रिजनमेंट दे दिया, उसका साथ फाइन लगा दिया, एंड अंडर सेंटेंस ऑफ द ऑफेंडर लायबल टू इंप्रिजनमेंट फॉर अ लॉन्गर पीरियड देन 6 ईयर्स, उसका इंप्रिजनमेंट अगर लॉन्गर पीरियड देन ईयर्स, देन एट द टाइम ऑफ द प्रीवियस टू द एक्सपायरेशन ऑफ दैट पीरियड, प्रीवियस टू द, तो फाइन का पैसा भी जो रिकवर कर सकते हैं, जो पीरियड के लिए वो इंप्रिजनमेंट हुआ इससे पहले रिकवर कर दे। फॉर एग्जांपल किसी का अगर 14 ईयर्स का इंप्रिजनमेंट है प्लस फाइन लगा दिया ना, पहले हमने क्या पढ़ा, फाइन का अमाउंट जो जनरली रिकवर कितने दिन का अंदर, 6 ईयर का अंदर रिकवर करना है। लेकिन किसी का मान लो इंप्रिजनमेंट ही 14 ईयर्स है प्लस फाइन लगा दिया था, तो उस सिचुएशन में 14 ईयर्स तक ही फाइन का पैसा रिकवर किया जा सकता है, जब तक वो इंप्रिजनमेंट है तब तक रिकवर किया जा सकता है, प्रीवियस टू द एक्सपायरेशन, मतलब उससे पहले 14 ईयर्स से पहले करना पड़ेगा। लेकिन 14 ईयर्स बाहर आ गया, 14 ईयर्स कंप्लीट हो गया, इसके बाद फाइन का पैसा रिकवर नहीं कर सकते। एंड द डेथ ऑफ द ऑफेंडर, और एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ है, डेथ ऑफ द ऑफेंडर डज नॉट डिस्चार्ज फ्रॉम लायबिलिटी एनी प्रॉपर्टी व्हिच ओड आफ्टर हिज डेथ बी लीगली लायबल टू बी डेब्ट्स। जनरली क्या होता है क्रिमिनल लॉ में, अगर पर्सन का डेथ हो जाता है ना, कन्विक्ट का, तो उस सिचुएशन में क्रिमिनल लॉ में माफी हो जाता है। लेकिन फाइन का अमाउंट ना क्या कर सकते हैं, डेथ ऑफ द ऑफेंडर डज नॉट डिस्चार्ज नहीं कर रहा है फ्रॉम लायबिलिटी, लेकिन एनी प्रॉपर्टी व्हिच ओड, अगर उसका प्रॉपर्टी है तो फाइन का अमाउंट रिकवर किया जा सकता है उसका प्रॉपर्टी से, ये चीज़ बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। ये हो गया सबसेक्शन, जो सेक्शन जो 9 है ना, ठीक है ना, उसको समझना ज़रूरी है। सेक्शन 9 में कुछ इंपॉर्टेंट बात करता है, लिमिट ऑफ द पनिशमेंट ऑफ द ऑफेंस मेड ऑफ सेवरल ऑफेंसेस, सेवरल ऑफेंसेस ना, एक लिमिट ऑफ द फाइन का, जो लिमिट ऑफ पनिशमेंट का क्या लिमिट होगा अगर सेवरल ऑफेंसेस इन्वॉल्व हो जाता है। तो इसमें कह रहा है व्हेनेवर एनीथिंग व्हिच इज एन ऑफेंस, अगर कोई ऐसा चीज़ है ना जो ऑफेंस ही है, इज मेड अप ए पार्ट्स, अगर वो पार्टली करते ऑफेंस है, एनी पार्ट इटसेल्फ हैज एन ऑफेंस, अगर कोई एक पार्ट भी वो ऑफेंस हो रहा है, द ऑफेंडर शैल नॉट बी पनिश्ड विद इम्प्रिजन पनिशमेंट फॉर मोर देन वन ऑफ सच ऑफेंसेस अनलेस इट इज टू बी एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड, अगर नहीं है तो उस पार्ट से ज़्यादा पार्ट के लिए लायबल नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी बंदे को एक भी स्लैप करते हैं, वो क्या हो जाता है, हार्ट हो जाता है, एक भी स्लैप करते हैं मान लो हार्ट हो जाता है, और उसी बंदे को अगर हमने क्या कर दिया 50 स्लैप कर दिया है, ठीक है ना, वो भी हार्ट है। अब इसमें मान लो एक स्लैप के लिए 1 ईयर का पनिशमेंट है, हार्ट के लिए 1 ईयर पनिशमेंट है, सपोज एक स्लैप के लिए 1 ईयर ही पनिशमेंट हो रहा है, लेकिन बंदा ने एक स्लैप का जगह 50 कर दिया ना, 50 स्लैप कर दिया, किसी को 50 थप्पड़ लगा दी, एक भी मारता तब भी 1 ईयर के लिए जाता, अब 50 मार दिया। तो अगर दो तरीके से हम उसको देख सकते हैं, 50 को एक ही साथ हार्ट देख लेते हैं, ग्रीवियस हार्ट नहीं हुआ तो एक ही साथ हार्ट देखते हैं, या हर पार्ट को, एक पहला थप्पड़ को हम एक ग्रीवियस हार्ट मान लेते हैं, सेकंड स्लैप को सेकंड ग्रीवियस हार्ट, थर्ड स्लैप को थर्ड ग्रीवियस हार्ट, उस तरीके से अगर हम हिसाब करें, सबको अगर अलग अलग ले लें
तो 50 स्लैब के लिए उसका क्या हो जाएगा, 50 ईयर्स का पनिशमेंट हो जाएगा। लॉजिकल लग रहा है आपको, रिजनेबल है? नहीं है, ठीक है ना। तो उस तरीके से नहीं हो सकता है। तो उसमें 50 स्लैब को ही हम क्या मानेंगे, एक ही स्लैब मान लेंगे। 50 स्लैब को मिला के हम सिंपल हार्ट ही मानेंगे, ठीक है ना। अगर ग्रीवियस हार्ट नहीं हुआ तो 50 स्लैब भी मारे तब भी 1 ईयर का ही पनिशमेंट होगा। एक भी मारता तब भी 1 ईयर का होता है 50 मारने से। अब 50 का अलग अलग काउंट नहीं करेंगे तो 50 ईयर्स का हो जाएगा। बंदा मर्डर करके भी इतना नहीं हो रहा है, ठीक है। दूसरा बड़ा बड़ा ऑफेंस करके भी इतना पनिशमेंट नहीं हो रहा है। आप स्लैब करने का वजह से 50 ईयर्स का कैसा पनिशमेंट हो सकता है, वही बात कर रहे हैं। तो उसका लिमिट है, उसको पार्टली क्या करेंगे। अगर पार्टली भी अगर वो चीज़ अलग अलग से देखे वो पनिशेबल है, मिला के भी देखे तब भी वही पनिशमेंट हो, वही सेम ऑफेंस हो सकता है। पार्टली भी वो अलग अलग ऑफेंस हो सकता है, लेकिन मिला के भी सेम ऑफेंस हो सकता है। ये चीज़ यहाँ पे बात कर रहे हैं। आगे देखिए, वेयर एनीथिंग इज एन ऑफेंस फॉलिंग विद इन 2 और मोर सेपरेट डेफिनेशन। अगर ऐसा एक ऑफेंस है ना जो एक्ट अप करते हैं ना, 2 अलग अलग डेफिनेशन में आ जाता है, ऑफ एनी लॉ इन फोर्स फॉर द टाइम बिगिन बाई विच द ऑफेंस बी डिफाइंड और पनिश, ठीक है ना। ऐसा आप एक ने एक्ट किया है ना, 2 अलग अलग डेफिनेशन में आ जाता है। सेम एक्ट जो है ना आपका 2 अलग अलग डेफिनेशन में आ जाता है, दो अलग अलग ऑफेंस का डेफिनेशन में आ जाता है। या ऐसा हो जाता है सेवरल एक्ट्स ऑफ व्हिच वन और मोर देन वन वुड बाय इटसेल्फ और देम, ठीक है ना, themselves constitute an offense. Several acts of which one or more than one would be, ना several of acts है, उसमें एक या एक दो मिला के एक क्या कर देता है, एक अलग ऑफेंस हो जाता है। और कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस, और जब भी अगर वो कॉन्स्टिट्यूट सबको एक साथ मिला के तो अलग ऑफेंस है। कॉन्स्टिट्यूट व्हेन कंबाइंड एट डिफरेंट ऑफेंसेस द ऑफेंडर शैल नॉट बी पनिश्ड विद मोर सिवियर पनिशमेंट देन द कोर्ट व्हिच ट्राइज हिम वुड अवॉर्ड फॉर एनी वन ऑफ सच ऑफेंसेस। They shall not be punished with more severe punishment than the court which tries could award for. अब यहाँ पे क्या कर रहा है, इसमें क्या कर रहा है, ठीक है। अगर मान लो कि यहाँ पे 2 चीज़ बात कर रहा है। एक मान लो ऐसा एक एक्ट आपने किया है, अलग अलग डेफिनेशन का अंदर आ रहा है, ठीक है ना। एक ही आपका एक्ट एक ही है लेकिन अलग अलग डेफिनेशन का अंदर आ रहा है, ठीक है ना। और या तो आपका सेवरल एक्ट्स है और उसका कुछ पार्ट को, 1 और मोर पार्ट को अगर कंबाइन करते हैं तो एक ऑफेंस बन रहा है, लेकिन सबको मिला के देखते हैं एक ऑफेंस और एक ऑफेंस अलग टाइप का ऑफेंस हो जाता है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में क्या किया जाएगा, व्हेन कंबाइंड ए डिफरेंट ऑफेंस, जब भी अब कंबाइन करते हैं, मान लो 1-2 थप्पड़ मारा है तो उसको अलग अलग थप्पड़ को लेंगे, क्या हो रहा है, हार्ट हो रहा है, लेकिन उसको थोड़ा मारा ग्रीवियस हार्ट हो गया। और भी चीज़ों को पूरा देखते हैं तो वो, ठीक है ना, पूरा मिला के जब भी जाता है वो क्या हो जाता है, कल्पेबल होमिसाइड हो जाता है। इस तरीके से सिचुएशन हो रहा है। तो उस सिचुएशन में डिफरेंट ऑफेंस कमिट हो रहा है ना, सबको कंबाइन करने के बाद अलग ऑफेंस। ऑफेंडर शैल नॉट बी, ऑफेंडर का किस तरीके से लायबिलिटी होगा, शैल नॉट बी पनिश्ड, क्या चीज़ के लिए पनिश नहीं होगा, विथ मोर सिवियर पनिशमेंट देन द कोर्ट व्हिच ट्राइज हिम, जो कोर्ट उसको ट्रायल कर रहा है ना, वुड अवॉर्ड फॉर एनी ऑफ सच ऑफेंसेस। तो उस ऑफेंस के लिए जो भी मोर सिवियर होगा ना वही देंगे, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते हैं ना, जो भी मैक्सिमम पनिशमेंट हो रहा है। अब अलग अलग देंगे, ठीक है ना। अलग अलग ऑफेंस, एक ही एक्ट का वजह से अलग अलग ऑफेंस में आ रहा है तो सबको अलग अलग देंगे पनिशमेंट, वैसा नहीं करेंगे। जहाँ पे मोर सीवियर पनिशमेंट हो रहा है उसको दे देंगे, काम खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं है एक ही डेफिनेशन का वजह से क्या अलग अलग जगह पे आ रहा है तो अलग अलग पनिशमेंट दे देंगे, ठीक है ना। 2-3 डेफिनेशन में आ रहा है तो उसमें भी लगा देते, उसमें भी लगा देते, इसमें भी लगा देते, इस तरीके से नहीं करेंगे। वही चीज़ बता रहा है यहाँ पे। इलस्ट्रेशन को देखिए, इसका इलस्ट्रेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। गिव जेड 50 स्टोक विद ए स्टिक, जो भी बात कर रहे थे। हेयर ए मे हैव बीन कमिटेड द ऑफेंस ऑफ वॉलंटरीली कॉजिंग हार्ट टू जेड by the whole beating and also by each of the blows which make up the whole beating. If A were liable to punishment for every blow, he might have been imprisonment for 50 years, one of each of the blow, but he is liable only to punishment for the whole beating. जो हमने अभी बात करा स्लैब के बारे में ना, उसमें कह रहा है एक ही स्लैब में अगर या एक ही ब्लो में अगर वो क्या हो रहा है, एक ऑफेंस हो रहा है, अगर 50 ब्लो का वजह से वही सेम ऑफेंस हो रहा है तो 50 के लिए अलग अलग पनिशमेंट नहीं होगा, एक ही पनिशमेंट हो जाएगा। दूसरा बट, लेकिन अगर क्या कर रहा है यहाँ पे, ये भी इलस्ट्रेशन देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है इसका। बट इफ ए व्हाइल ए इज बीटिंग जेड वाई इंटरफेरेंस, ए किसको मार रहा था, वाई को, जेड को मार रहा था, लेकिन वाई ने इंटरफेयर किया एंड ए इंटेंशनली स्ट्राइक हुआ और ए ने इंटेंशनली वाई को मार दिया है, तो यहाँ पे 2 अलग अलग ऑफेंस हो गया। As the blow given Y is no part of the, वो एक्ट का पार्ट नहीं है, whereby A voluntarily causes hurt to Z, A is liable to 1 punishment for voluntarily causing hurt to Z and for another to given to Y, ठीक है ना। अब फॉर एग्जाम्पल A Z को मार रहा था, इसको थोड़ा सा मैं और डिटेल्स में आपको समझाता हूँ। A Z को मार रहा था और Y ने इंटरफेयर कर दिया, बीच में बचाने आ गया, और Z को ही मार रहा था अनइंटेंशनली, अगर Y को लग गया तो एक ही ऑफेंस कमिट हुआ। लेकिन अगर इंटेंशनली क्या कर दिया गया है, Y को अटैक कर दिया है ना, ए ने जेड को मारा और वाई बचाने आया तो ए का गुस्सा है जेड का ऊपर, जेड को भी मार दिया, पीट दिया,
तो यहाँ पे जेड को जो मारा है ना उसके लिए अलग लायबिलिटी, वाई बचाने आएगा उसको लिए इंटेंशनली मारा तो उसके लिए अलग पनिशमेंट हो जाएगा, तो 2 पनिशमेंट हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन अगर इंटेंशनली नहीं है, अलग से जेड को मैं ही मार रहा था, वाई बचाने आएगा, अचानक एक्सीडेंटली लग गया वाई को भी, तो यहाँ पे एक ही ऑफेंस कमिट होगा, वही चीज़ बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका इलस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है इस सेक्शन का। और इसके बाद जो सेक्शन 10 है उसको देखते हैं, पनिशमेंट फॉर ऑफेंसेस गिल्टी ऑफ वन ऑफ सेवरल ऑफेंसेस, जजमेंट स्टेटिंग दैट इट इज डाउटफुल ऑफ व्हिच। इसमें क्या है, इन ऑल केसेस में जजमेंट इज गिवन दैट ए पर्सन इज गिल्टी ऑफ वन ऑफ सेवरल ऑफेंसेस, ठीक है ना। जजमेंट क्या कर रहा है, गिल्टी है पर्सन क्या, वन ऑफ सेवरल ऑफेंसेस के लिए स्पेसिफाइड इन द जजमेंट, बट दैट इट इज डाउटफुल। लेकिन अगर ये चीज को लेकर डाउटफुल है, व्हिच दोज ऑफेंसेस ही इज गिल्टी, किस ऑफेंस के लिए गिल्टी है ना, इसको लेकर डाउटफुल है। अलग अलग सेक्शन लग रहा है, चार्ज का साथ में क्या हो सकता है, अलग अलग सेक्शन चार्ज में लगाया जा सकता है। अब डाउटफुल हो रहा है, कौन सा सेक्शन लगेगा, द ऑफेंडर शैल बी पनिश्ड फॉर द ऑफेंस फॉर व्हिच द लोएस्ट पनिशमेंट। अगर डाउटफुल है तो जिसमें लोएस्ट पनिशमेंट है ना, इज प्रोवाइडेड इफ द सेम पनिशमेंट इज नॉट प्रोवाइडेड फॉर ऑल। मान लो सेक्शन को लेकर डाउटफुल हो गया ना, ये कौन सा सेक्शन में आएगा, जो एक्ट किया गया है ना, एक ही एक्ट किया गया, लेकिन अब कोर्ट को कंफ्यूजन हो रहा है। फॉर एग्जांपल ये एक्ट थेफ्ट है या क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है या चीटिंग है, समझ में नहीं आ रहा, एग्जैक्टली डाउट है, तीनों सेक्शन को लगा दिया और इसका बाद भी समझ में नहीं आ रहा कौन सा सेक्शन में, ठीक है ना। ऑफेंस एक्ट हुआ है वो पता है पूरा है, लेकिन ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है या थेफ्ट है या चीटिंग है, एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा। तो उस सिचुएशन में अगर ये तीनों में सेम पनिशमेंट है तो किसी एक सेक्शन को में पनिशमेंट दे देंगे, लेकिन तीनों में अगर अलग अलग पनिशमेंट है, फॉर एग्जांपल एक में 3 इयर्स का है, एक में 4 इयर्स का, एक में 5 इयर्स का, तो उस सिचुएशन में जहाँ पे डाउटफुल होगा तो सबसे कम पनिशमेंट जिसमें होगा, मतलब जिसमें 3 इयर्स का पनिशमेंट है उसको ले लेंगे, 3 इयर्स 4 ईयर 5 इयर्स इसमें, तो 3 इयर्स का जो पनिशमेंट है वो वाला सेक्शन उसमें पनिशफुल कर देंगे। तो जहाँ पे बेनिफिट डाउट होता है ना, तो बेनिफिट ऑफ डाउट हमेशा क्रिमिनल लॉ किसको मिलता है, बेनिफिट ऑफ डाउट जो है एक्यूज को ही मिलता है, ठीक है ना, कन्विक्ट पर्सन को यहाँ पे मिल जाएगा बेनिफिट ऑफ डाउट है। अगला जो सेक्शन है वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के लिए है, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है, उसको समझना है हमें। सॉलिटरी मतलब वर्ड से ही हमें पता रहता है, मतलब किसी को अकेले रख देना, सॉलिटरी का मतलब वही होता है किसी पर्सन को अकेले सिंगली रख देना ना, तो उस सिचुएशन में ये भी एक टाइप ऑफ पनिशमेंट है। तो ये सॉलिटरी कन्फाइनमेंट पनिशमेंट का ही टाइप है, जो रिगोरस इंप्रिजनमेंट हम देते हैं ना, उसी सिचुएशन में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दिया जा सकता है। और सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कौन डिसाइड करेगा, वो कोर्ट ही डिसाइड करता है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट देना है या नहीं देना। ये हार्श टाइप ऑफ पनिशमेंट है। आपको क्या कर देते हैं, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट होता क्या, जहाँ पे आपको सिंगली रख देते हैं, अदर ऑफेंडर का साथ नहीं रखते, आपको एक ही जगह पे अकेले रख देते हैं। जनरली जेल में क्या होता है, आप दूसरा ऑफेंडर का साथ, दूसरे जो क्रिमिनल है उसका साथ आप मिल सकते हैं, है ना, उससे बातचीत फील्ड में घूमो जो भी है। लेकिन सॉलिटरी जब कन्फाइनमेंट हो जाता है ना, तो सॉलिटरी मतलब अकेले, आपको अकेले रख देते हैं, बाकी किसी से आप मिल नहीं सकते, वो ज़्यादा डेंजरस है, ठीक है। तो वो ज़्यादा हार्श टाइप ऑफ पनिशमेंट है। तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का रूल यहाँ पे बताना है, वो कब कर सकते हैं, कब लगा सकते हैं और मैक्सिमम कितना टाइम के लिए लगा सकते हैं। वही चीज़ 2 सेक्शन है, सेक्शन 11 और सेक्शन 12, उसी का ही बारे में बात करना है। तो देख लेते हैं सॉलिटरी कन्फाइनमेंट को। देखिए आप, व्हेनेवर एनी पर्सन इज कन्विक्टेड फॉर ऑफ एन ऑफेंस फॉर व्हिच अंडर दिस संहिता द कोर्ट हैज पावर टू सेंटेंस हिम रिगोरियस, ठीक है ना। जहाँ पे रिगोरियस इंप्रिजनमेंट है, सिंपल इंप्रिजनमेंट में कभी भी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट नहीं हो सकता है। Whenever any is convicted for offense which under this संहिता the court has the power to sentence, जहाँ पे कोर्ट का पावर है उसको रिगोरियस इंप्रिजनमेंट दे सकते हैं। द कोर्ट में ये डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द कोर्ट है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट देना है या नहीं देना है। द कोर्ट में बाई इट सेंटेंस, अपना ही सेंटेंस में बता देगा, ऑर्डर दैट, ये कोर्ट ही ऑर्डर करेगा दैट द ऑफेंडर शैल बी केप्ट इन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, ऑफेंडर को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा जा सकता है फॉर कितने दिन के लिए, पोर्शन ऑफ द इंप्रिजनमेंट में कुछ पोर्शन है, लेकिन वो मैक्सिमम कितना है, टू व्हिच ही इज सेंटेंस नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ्स। मैक्सिमम जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट होगा 3 मंथ्स इन दी होल, ठीक है ना, पूरा जो होल पीरियड है, जितना भी ऑफेंस पनिशमेंट हो जाए, होल पीरियड अगर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मैक्सिमम 3 मंथ्स का हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग स्केल। लेकिन उसमें कुछ स्केल है, ठीक है ना, ऐसा नहीं हर केस में ही 3 महीने हो रहा है, ठीक है ना। इंप्रिजनमेंट देखा जाएगा कितना दिन का हिसाब से, उस हिसाब से होगा। ए टाइम नॉट एक्सीडिंग 1 मंथ, ठीक है ना। इफ द टर्म ऑफ इंप्रिजनमेंट नॉट एक्सीड 6 मंथ, अगर इंप्रिजनमेंट अगर 6 मंथ मैक्सिमम है तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कितने दिन का हो सकता है, मैक्सिमम 1 मंथ। 1 मंथ से ज़्यादा नहीं हो सकता सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। अगर इंप्रिजनमेंट कितना है 6 मंथ्स मैक्सिमम इंप्रिजनमेंट है, तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मैक्सिमम क्या है 1 मंथ है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। इसका बाद ए टर्म नॉट एक्सीडिंग 2 मंथ्स
इफ द टर्म ऑफ द इम्प्रिजनमेंट का टर्म अगर 6 मंथ से ज्यादा है लेकिन नॉट एक्सीड 1 ईयर, 1 ईयर से कम है, मैक्सिमम 1 ईयर है, 6 मंथ से ज्यादा है लेकिन मैक्सिमम 1 ईयर है, मिनिमम 6 मंथ है, मैक्सिमम 1 ईयर है इम्प्रिजनमेंट, तो उस सिचुएशन में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मैक्सिमम कितने दिन का हो सकता है, 2 मंथ्स का हो सकता है। और इसका अलावा बाकी अगर 1 ईयर से ज्यादा पनिशमेंट है तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कितना हो जाएगा, 3 मंथ्स का ही हो जाएगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। 3 मंथ्स इफ द टर्म ऑफ द इम्प्रिजनमेंट शैल एक्सीड 1 ईयर, 1 ईयर से ज्यादा अगर इम्प्रिजनमेंट है तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट 3 मंथ्स ही मैक्सिमम होगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, इसका बाद जो है लास्ट 2 सेक्शन है, ये सेक्शन खत्म करेंगे हम लोग। जो सेक्शन 12 है जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है, सॉरी ये 2 सेक्शन है, सेक्शन 11 और 12 है। ठीक है ना, 12 में देखते हैं लिमिट ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट ना, इसमें लिमिट के बारे में बताता हूं, मतलब एट ए टाइम कितने दिन का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट हो सकता है। तो जनरली कह रहा है इन एग्जीक्यूटिंग ए सेंटेंस ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट सच कन्फाइनमेंट शैल इन नो केस एक्सीड 14 डेज एट ए टाइम, तो मैक्सिमम एट ए टाइम 14 डेज हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है, लेकिन विथ इंटरवल्स बिटवीन द पीरियड ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट और नॉट लेस देन ड्यूरेशन विद द पीरियड्स। और चीज क्या बता रहा है, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट जितना दिन देंगे ना उतना दिन बीच में गैप होना चाहिए, दूसरा बार अगर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट देना है 14 डेज एक ही साथ देंगे ना, फॉर एग्जांपल 14 डेज जरूरी नहीं है मैक्सिमम 14 डेज है, किसी को 7 डेज 8 डेज 9 डेज 10 डेज कुछ भी दे दिया 2 डेज, लेकिन अगर मान लो 14 डेज एक साथ देंगे तो 14 डेज का गैप होने के बाद दूसरा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दे सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते कि अब बीच में इतना गैप होना। 7 डेज का देंगे तो 7 डेज का गैप, 10 डेज देंगे 10 डेज का उतना ही टाइम का गैप होना चाहिए, इसके बाद फिर दोबारा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दे सकते हैं। ये तो पहला है, मैक्सिमम 14 डेज हो सकता है। दूसरा चीज क्या बात कर रहा है देखिए, एंड व्हेन द इम्प्रिजनमेंट अवॉर्डेड एक्सीड 3 मंथ्स, लेकिन अगर इम्प्रिजनमेंट जो है ना वो 3 मंथ से ज्यादा है तो उस सिचुएशन में ना 1 महीने में, अब अगर इम्प्रिजनमेंट 3 मंथ से ज्यादा है तो 14 डेज वाला रूल अप्लाई नहीं होगा, अब 7 डेज वाला रूल अप्लाई हो जाएगा। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट शैल नॉट एक्सीड 7 डेज इन 1 मंथ, 1 महीने में 7 डेज से ज्यादा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट नहीं दे सकते हैं ऑफ द होल इम्प्रिजनमेंट अवॉर्डेड एट इन इंटरवल्स, और ये चीजें हैं इंटरवल्स बिटवीन द पीरियड ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट ऑफ नॉट ड्यूरेशन सच पीरियड, और जितना दिन का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट देंगे उतना दिन का क्या करेंगे, उतना दिन का जो रेस्ट भी देंगे उसको, नॉट लेस देन उस ड्यूरेशन का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट इंटरवल्स बीच में देंगे। फॉर एग्जांपल 7 डेज 1 महीने में दे सकते हैं ना, अगर ये चीज नहीं लिखता तो क्या कर देता, फॉर एग्जांपल जनवरी में 7 डेज देंगे, फरवरी में 7 डेज दे सकते हैं, मार्च में 7 डेज दे सकते हैं, अप्रैल में 7 डेज दे सकते हैं, तो ऐसा कर देते हैं जनवरी का लास्ट 7 डेज दे दिया, फरवरी का फर्स्ट 7 डेज, एक साथ 14 डेज, तो ऐसा नहीं है। क्या करेंगे, अगर 7 डेज जनवरी में देंगे तो बाद में 7 डेज का गैप होगा, फिर जनवरी फेब में दे सकते हैं। ठीक है ना, तो 1 महीने में 7 डेज दिया जा सकता है, लेकिन गैप होगा फिर जनवरी फेब में दे सकते हैं। ठीक है ना, तो 1 महीने में 7 डेज दिया जा सकता है, लेकिन अगर 7 डेज लास्ट दिन दिया जा रहा है तो उस सिचुएशन में गैप देना पड़ेगा, या पहले भी देंगे, जो भी देंगे ना गैप होना चाहिए इतना। ठीक है ना, ये सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का इतना बात है, ये 2 सेक्शन है, बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन देख लेना। और इस चैप्टर का जो लास्ट सेक्शन है वो देख लेते हैं, इन्हेंसमेंट ऑफ पनिशमेंट फॉर सर्टेन ऑफेंसेस आफ्टर प्रीवियस कन्विक्शन ना। इसमें कह रहा है अगर कोई बंदा प्रीवियसली कन्विक्ट हो जाता है, फिर दोबारा, मतलब एक बार कन्विक्ट हो गया फिर दोबारा कन्विक्ट हो रहा है, तो उस सिचुएशन में उसका पनिशमेंट क्या हो जाएगा। whoever having convicted by a court of an offence punishable under chapter 10, या चैप्टर 2 चैप्टर का बारे में बात कर रहा है, चैप्टर 10 और चैप्टर 17 जो है ना, किसका इम्प्रिजनमेंट, वो BNS का जो चैप्टर 10 है या चैप्टर 17 के बारे में बात कर रहा है। तो ये 2 चैप्टर में क्या हो सकता है, पनिशमेंट जो है अगर बंदा प्रीवियसली कन्विक्टेड हो गया ना तो उस सिचुएशन में पनिशमेंट अलग हो सकता है। चैप्टर 10 में क्या है, जो कॉइन उनसे रिलेटेड है, कॉइन करेंसी नोट इस तरीके से रिलेटेड है, और चैप्टर 17 में जो है आपका प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड ऑफेंसेस है। तो ये 2 चैप्टर में क्या कर रहा है, अगर whoever having been convicted of any court of for an offence punishable under chapter 10 या chapter 17 of this संहिता with the imprisonment of either description for a term 3 years और upwards, और जो पहला ऑफेंस कमिट किया था जहाँ पे 3 years, पहला वाला जो ऑफेंस कमिट हुआ जहाँ पे कन्विक्शन हुआ था वो 3 years से ज़्यादा था, with the imprisonment for either description a term of 3 years or upwards shall be guilty of an offence under either of those chapters with like imprisonment for like term, या वही सेम चैप्टर में फिर दोबारा लायबल हो रहा है और वही सेम पनिशमेंट है, उसी तरीके से लाइक इम्प्रिजनमेंट फॉर दी वही सेम टाइम, उसी टर्म जैसा ही टर्म है, 3 ईयर्स से ज़्यादा है, फिर सब्जेक्ट टू एवरी सब्सिक्वेंट जो ऑफेंस होगा ना तो इसमें इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ हो जाएगा। अब यहाँ पे इन्हेंस हो जाएगा ना, इन्हेंस मतलब बढ़ जाएगा। सेकंड, अगर पहली बार ऑफेंस कमिट किया है तो उसमें जो है पनिशमेंट जो था ना, सेकंड टाइम अगर वही सेम ऑफेंस कर रहा है, कमिट कर देता है, किस चैप्टर में, चैप्टर
10 में या चैप्टर 17 में जो करेंसी से रिलेटेड है, कॉइन से रिलेटेड है, या चैप्टर 17 प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, और जहाँ पे मिनिमम जो पनिशमेंट 3 ईयर्स था पहले वाला में, बाद में भी सेम टर्म ऑफ पनिशमेंट या उससे ज़्यादा उसी लाइक अगर पनिशमेंट ऑफेंस कमिट कर देता है, तो उस सिचुएशन में सब्सिक्वेंट जो ऑफेंस होगा ना उसमें क्या हो जाएगा, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ हो सकता है, या इम्प्रिजनमेंट फॉर आइदर डिस्क्रिप्शन विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर्स का इम्प्रिजनमेंट तक हो सकता है। समझ में आ गया ये सेक्शन को, जस्ट प्रीलिम्स के लिए देख लेना। ठीक है, ये हो गया आपका चैप्टर, ये चैप्टर खत्म है। अगला जो चैप्टर है जनरल एक्सेप्शन है,